सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज की कॉन्वर्जेसन पर्सनली मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बड़े अरसे से ना सिर्फ इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ, इसके ऊपर बड़ा काम भी कर रहा हूँ। पाकिस्तान में जब हम अपने नौजवानों को देखते हैं, जब भी हम स्टार्टअप से बात करते हैं, आपने हमेशा सुना है लोग कहते हैं यार पाकिस्तान के अंदर बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा है। 65% हमारी यूथ है, सारा कुछ है। लेकिन ये जनरली नंबर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन या तो आपकी अपॉर्चुनिटी है, या तो आप इससे बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बहुत आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बन सकता है, क्योंकि अगर इस यूथ को आपने पढ़ाया नहीं, अगर आपने इनको प्रोडक्टिव नहीं किया, तो फिर ये एसेंशियली आपके कंज्यूमर्स तो रहेंगे, लेकिन ये आपके आपका सासा जो कहा जाता है वो कभी भी नहीं बन सकते। जिसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को आइडेंटिफाई करें, उसको फिक्स करें, उसको बेहतर करें। बट यहाँ पर हम ये सोच ही रहे थे, और इसके ऊपर बड़ी डिफरेंट डिस्कशंस भी होती रही हैं। कभी यूनिवर्सिटीज़ वर्सेस स्किल्स, किस तरीके से हम अपने लोगों को जॉब रेडी बनाएं, एम्प्लॉयबिलिटी को किस तरह से बेहतर किया जाए। तो वहाँ पर हमने देखा कि एक एआई की ट्रेन ने आके हमें हिट किया, जहाँ पर पूरी दुनिया में इस वक्त बात ये चल रही है कि आने वाले वक्त के अंदर तो वैसे ही एजुकेशन जो करंट सिस्टम है वो शायद बिल्कुल रिडंडेंट हो जाए। जो करंट नेचर ऑफ जॉब्स हैं वो कम्प्लीटली बदल जाएं। तो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, चेंजिंग लैंडस्केप के अंदर पाकिस्तान आखिर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? जहाँ पर आपके पास 50 लाख बच्चा हर साल 18 साल की उम्र को पहुँच रहा है, वहाँ पर हमने उनके लिए एजुकेशन के मौके भी प्रोवाइड करने हैं। हमने जो है वो जॉब्स भी आगे प्रोवाइड करनी हैं। इन तमाम चीज़ों के लिए हमने आज दावत दी है। आई थिंक नो बेटर पर्सन देन टू टॉक टू द पर्सन जो कि पाकिस्तान के पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं, चला रहे हैं, द चेयरमैन ऑफ HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद सर। थैंक यू सो मच बीइंग पार्ट ऑफ द शो। थैंक यू। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा इफ़ आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू पहले, कि आपने क्या करियर गुजारा एंड हाउ डिड यू कम अबाउट द HEC। थोड़ा सा मुझे बताइएगा आपकी एजुकेशन कहाँ से थी, एंड ओवरऑल बिफोर HEC व्हाट वाज लाइफ लाइक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भाई। पाकिस्तानी हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक छोटे से गांव में पैदा हुआ। माय फोर फादर, मेरे दादा नाना, ये माइग्रेट हुए 47 में कश्मीर से, ऑक्युपाइड कश्मीर से पाकिस्तान। और हम अटक में एक छोटा सा गांव है, अच्छा बड़ा गांव है लेकिन हज़रो नाम है, वहाँ मैं पैदा हुआ, वहीं स्कूलिंग हुई। आई एम प्राउड कि मैं टाटों वाले स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, पुरानी बात हो गई। तो वहाँ से पढ़े, फिर पिंडी आ गए। फिर मेरे वालिद साहब वेटनरियन थे, तो मुझे सारी फैमिली डॉक्टर बनाना चाहती थी। तो मैं मुजफ्फराबाद अपने ताया के पास चला गया, वहाँ FSC की। अल्लाह ने मेहरबानी की, मेडिकल कॉलेज का भी बन गया, लेकिन उसी साल मेरे वालिद साहब फौत हो गए। मैं गढ़ में बड़ा था तो कुछ अर्सा नहीं पढ़ा। फिर अल्लाह ने मेहरबानी की, पिंडी में कॉलेज बना, उसमें BS किया, फिर MS किया फैसलाबाद जाके। उसके बाद मुझे शौक़ था टीचर बनने का, तो वहाँ पे पिंडी में एक कॉलेज था, उस कॉलेज में मैं लेक्चर भर्ती हो गया। वहाँ से करियर शुरू हुआ। तो 3 साल हुए तो USAID के कुछ स्कॉलरशिप आए, तो मैंने भी ट्राई किया। तो अल्लाह की मेहरबानी थी कि मुझे सेलेक्ट कर लिया गया। मैं आई वेंट टू कैलिफोर्निया, रिवर साइड में, UC रिवर साइड में मेरा दाखिला हुआ PhD के अंदर। मुझे जो टॉपिक मिला बड़े टेक्निकल, फाइटोकेमिस्ट्री का, मेडिसिन प्लांट पे काम था। तो अल्लाह का नाम लेके शुरू किया। फैमिली साथ थी, बेगम, बच्ची एक थी। तो उसी दौरान ड्यूरिंग PhD मेरे एक क्लास फेलो यहीं से थे, माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट थे। वो अपनी बिज़नेस की एजुकेशन लेने के लिए सैन होजे आए, सेंटा क्लारा बेसिकली। तो वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो ही फेल्ट होम सिक, तो वापस भागना चाह रहा था। मैंने उसे कहा नहीं भाई मत जाओ, इधर आओ, मेरे साथ रहना, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र कराता हूँ तुम्हें। तो मैं चला गया बिज़नेस स्कूल में। तो वहाँ डीन साहबा से मुलाकात हुई, तो मैंने उसको बताया। उसने कहा अच्छा करते हैं, लेकिन डिस्कशन हो रही थी क्या करते हैं, कैसे हैं, पाकिस्तान में क्या है। तो हम वैसे, मैं जाने से पहले टीचर था, तो टीचर बोलते बहुत हैं मेरी तरह। तो उसने कहा कि उसको छोड़ें, आप खुद ये बिज़नेस की एजुकेशन भी लें। मैंने कहा मैं तो ऑलरेडी एक साइंस की PhD कर रहा हूँ, और बोरिंग सब्जेक्ट भी है फाइटोकेमिस्ट्री, तो मुश्किल है, वो भी बड़ी मुश्किल से पुल कर रहा हूँ, तो फैमिली भी है। तो उसने कहा नहीं। तो एनीवे अल्लाह उसका भला करे, उसने ज़बरदस्ती मुझे बिज़नेस स्कूल में भी डाल दिया रात की क्लास में। तो आई वॉज लकी दैट मैंने 2 डिग्री अल्हम्दुलिल्लाह 95 में इकट्ठी की, एक बिज़नेस में PhD, और फिर MS इन बिज़नेस में, PhD इन साइंस में, और बिज़नेस में MS किया। तो उसके बेस पे अल्लाह ने मेहरबानी की, मुझे बड़े अवार्ड भी वहाँ से मिले। मुझे वहाँ ऑप्शन भी जॉब्स भी ऑफ़र हुई।
लेकिन मेरी फैमिली पीछे थी, मेरी मालदा, तो मैंने कहा नहीं, आई ओ दिस टू माई कंट्री, तो आई केम बैक इमीडिएटली आफ्टर एजुकेशन। तो दैट इज़ माई, फिर इसी तरह उसी कॉलेज में वापस गया, उसमें काम करना शुरू किया। वो यूनिवर्सिटी बन चुका था, फिर उस यूनिवर्सिटी में मैंने कुछ क्योंकि बिज़नेस पढ़ा हुआ था तो मैंने देखा उनके पास फंडिंग नहीं है, तो मैंने एक बिज़नेस स्कूल बनाया उसमें। फिर बाद में एक आईटी का इंस्टीट्यूट बनाया। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड मूविंग। और फिर मुझे हकीम सईद साहब मरहूम उस वक्त ज़िंदा थे, उन्होंने हमदर्द में मुझे ले गए। मैंने उनका इस्लामाबाद का फिर फैसलाबाद का कैंपस बनाया, और इसी दौरान फिर मुझे कामसेट में बुला लिया गया। कामसेट इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उस वक्त तक, बाद में कामसेट यूनिवर्सिटी बन गया। तो आई वॉज द फर्स्ट प्रोफेसर इन द हिस्ट्री ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। तो बिज़नेस फैकल्टी मैंने वहाँ इस्टेब्लिश की, और इस मेरा ख्याल 6 साल मैं शायद उधर रहा। इस दौरान HEC बन चुका था, UGC से HEC, और डॉक्टर अताउर रहमान साहब उसके चेयरमैन थे पहले। तो उन्होंने एक पोस्ट एडवर्टाइज़ की, और मुझे दोस्तों ने पुश करके ज़बरदस्ती उधर भेज दिया एज मेंबर ऑपरेशन प्लानिंग। तो फिर मैं उस दिन से HEC के अंदर वन वे या अदर वे मुख्तलिफ पोजीशन पे आता रहा। इस दौरान अल्लाह ने मेहरबानी की, वो जिस तरह UN का अदारा यूनेस्को है, OIC का अदारा ISESCO है, जो रबात में हेडक्वार्टर है उसका, उन्होंने की उनकी एक तरीका है, 54 कंट्री से नॉमिनेशन लेते हैं, फिर वो उस वक्त इस पोजीशन के लिए वोटिंग होती है। तो पाकिस्तान से मुझे रिकमेंड किया गया, अल्लाह ने मेहरबानी की, मैं सेलेक्ट हो गया डिप्टी डायरेक्टर जनरल। एंड दैट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुझे उस एफर्ट को रिकगनाइज़ किया, और मुझे डिप्लोमेटिक मेरी फैमिली को स्टेटस दे दिया गया, और मैं वहाँ चला गया। इनिशियली इट वाज ऑफ कोर्स 3 ईयर, बट 6 साल की कमिटमेंट थी हमने वहाँ पे। लेकिन 2 साल मैंने किए जैसे ही, तो पीछे कुछ मसाइल हो गए HEC में, गवर्नमेंट आस्क्ड मी टू कम बैक। तो मैं सारा कुछ छोड़ के आ गया कि अपने वतन ने बुलाया है, चलते हैं। So that is how I came back, became executive director, then after 1 year, chairman first time 2014 से 18 में रहा। तो this is how I am continuing now। दरमियान में फिर मुझे जब 2018 में कंप्लीट हुआ, तो मुझे ISESCO ने वापस बुला लिया कि तो आपने अपनी टर्म पूरी नहीं की थी, तो वापस आए। तो मैं वापस चला गया, फिर वापस कोविड हो गया, मैं वापस आ गया। फिर अल्लाह ने दोबारा 2022 में मुझे फिर गवर्नमेंट ने चांस दिया कि मैं दोबारा चेयरमैन बनूँ, एंड आई एम हेयर चेयरमैन कैपेसिटी बेसिकली। नाइस, नाइस। मुझे ये बताएं कि नॉर्मली अभी ये जो टेन्योर है HEC का, ये कितना बड़ा होता है? अभी 2022 में जो आपका स्टार्ट हुआ। नहीं, पहले ये 4 साल का होता था, फिर राइट। दरमियान में कुछ डिफरेंस आ गया उस वक्त की गवर्नमेंट के। उस वक्त जो चेयरमैन साहब मेरे बाद आए थे, तो फिर गवर्नमेंट ने एक्ट के ज़रिए 2 ईयर कर दिया। तो मुझे 2022 में 2 साल की टर्म मिली नए एक्ट के तहत। फिर दूसरी टर्म मिली, उसी 2 साल की जगह मुझे 1 साल मिला। तो मेरा 1 साल इंशाल्लाह ये 29 जुलाई को ख़त्म हो जाएगा जी। अच्छा, इंटरेस्टिंग है। आर यू कंटिन्यूइंग आफ्टर दैट, या डू यू थिंक दैट विल बी द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। मैं तो पाकिस्तान के लिए वापस आया हूँ, अपने मुल्क के लिए, अपने सेक्टर के लिए, और यहीं रहना है। जहाँ अल्लाह ताला ने लिखा होगा, बिल्कुल डेफिनेटली काम तो करेंगे इंशाल्लाह। मेक सेंस। चलिए थोड़ा सा लेट्स टॉक अबाउट द ओवरऑल स्टेट ऑफ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम, राइट। मैंने थोड़े से नंबर्स आपको पहले बताए। जनरली जो नंबर्स मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो अगेन 50 लाख बच्चा 18 साल की उम्र को हर साल पहुँच रहा है। उस 50 लाख में से अनफॉर्चुनेटली 25 लाख बच्चा तो वन वे और दी अदर वो स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाता है, तो वो हाई स्कूल ही नहीं ग्रेजुएट कर पाता। उसमें आउट ऑफ स्कूल भी है, उसमें ऐसा भी है जो कभी स्कूल गया ही नहीं। फिर उसमें जो 25 लाख है, उसमें तकरीबन 5 से 6 लाख सीटें अवेलेबल हैं फॉर हायर एजुकेशन। तो लोग कहते हैं ना कि यूनिवर्सिटी डिग्री अच्छी है नहीं अच्छी, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि डिग्री कितने लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ले भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी सीट्स ही नहीं है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जो आपकी कॉस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज़ाहिर है कि वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। इस सारे को ज़ाहिर है जब बंदा इमीडिएटली देखता है तो बड़ी एक डिप्रेसिंग सी पिक्चर दिमाग में आती है कि ओ माय गॉड, इतने सारे लोग हैं, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। बट ये बड़ा, मैं स्टार्ट में ही ये कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करना चाह रहा हूँ कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि 1947 के लिटरेसी के हालात और आज के लिटरेसी के हालात में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वी हैव grown, we have developed, we have made ourselves better, but developing nations across the world, उनका एक साइकिल होता है, उसमें वो ऐसे आगे जाते हैं। तो आई डोंट वांट टू पुश यू इन अ डिफेंसिव वो कि जी पाकिस्तान के बड़े बुरे हालात हैं, आप क्या कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, आई डू एम्पैथाइज विद द चैलेंज एट हैंड, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ओवरऑल आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को, और मैक्रो नंबर्स हमारे पास क्या हैं। थैंक यू जी, बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और इशू भी है, और चैलेंज भी है, और अपॉर्चुनिटी भी है।
जैसे आपने कहा, बिल्कुल हमारी यंग पॉपुलेशन है माशाल्लाह पाकिस्तान में, और ये ब्लेसिंग है अगर हम इसको अच्छी तरह कैपिटलाइज कर सकें एज ए सोसाइटी। होता ये है कि हर चीज़ हम डालते हैं गवर्नमेंट पे, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी तो है नेचुरली, बट सेम टाइम हमें सोसाइटी को, ये हमारे बच्चे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ इन्हें हमने पढ़ाना है। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं ओवरऑल एजुकेशन की उस तरह मैं कंफर्टेबल नहीं होगा, मैं हायर एजुकेशन की ज़्यादा आपको डिटेल बताता हूँ, ठीक है। ये जो आपने नंबर दिया, इसका मतलब है कि इस वक्त हमारी 244 मिलियन वट एवर पॉपुलेशन हुई है, उसमें से अराउंड 150 मिलियन यंग पीपल है, लेस देन एज ग्रुप ऑफ 30। ये हमारे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ, ये गोल्ड माइन है। अगर इसको हमने तराश दिया, इसको हमने अपॉर्चुनिटी दी इन पे, और मज़े की बात है हमारे बच्चों में पोटेंशियल बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया में हम जैसे टाटो वाले स्कूल में जाके भी हम दूसरों को इम्प्रेस करके आए और हमें बड़ा रिकग्नाइज किया गया। तो बाकी तो माशाल्लाह बड़े लोग आजकल के दौर के तो बहुत स्मार्ट बच्चे। तो ये जरूर इशू है बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने कहा 1947 में हमारे पास सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और एक दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध पाइपलाइन में थी, और कुछ अरसे के बाद वो भी फिर रियलिटी बन गई। हम पाकिस्तान में वी यूज टू बी ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एक बड़ा एक अदारा जिसमें सार्क की सारी कंट्रीज़ में, इंडिया में, बांग्लादेश में, बाकी मुल्कों में भी, श्रीलंका में, भूटान में, तो हमारे पास भी थी। 2001 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई, उसके बेस पे यूजीसी को अपग्रेड करके एचईसी बना दिया गया। व्हाट वाज द डिफरेंस बेसिकली, क्योंकि हमारे यहाँ टिपिकल होता है ना कि कुछ मिनिस्ट्रीज होती हैं, मिनिस्ट्री के ज़ैली इदारे होते हैं, वो एक टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक स्टाइल से काम कर रहे होते हैं रूटीन के। उस वक्त फील किया गया कि नहीं, एक हायर एजुकेशन को दुनिया की जिस स्पीड से काम हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए आपको एक डिफरेंट सेटअप चाहिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर चाहिए। एक हाई पावर कमीशन बनाया गया और उसको डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, और चेयरमैन जो उस कमीशन का होता है उसको फेडरल मिनिस्टर का स्टेटस दिया गया, ताकि वो आपका माइंडसेट उस तरह का बने उस अदारे का कि आपने डिलीवर करना है। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ ना हो कि मैंने तो करा दिया था जी, मैंने जो जमा करा दिया था काम और वो नहीं हुआ क्योंकि फ़लानी मिनिस्ट्री में पड़ा है, फ़लानी मिनिस्ट्री में। और हमें ये भी एक्सेस था उस वक्त कि हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को समरी भी प्रेजेंट कर सकते थे। हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पास सेक्रेटरी, फेडरल सेक्रेटरी की पावर होती थी, जो बाद में एनीवे वो भी डरा कर ली गई। लेकिन अभी भी हम थ्रू किसी न किसी, आजकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ज़रिए, फेडरल एजुकेशन के ज़रिए हम ऑपरेट करते हैं सिर्फ 2-3 चीज़ों के लिए, बाकी हमारा कमीशन ऑटोनोमस होता है। जब यूजीसी से एचईसी बना 2002 में, तो रफली 51-50 सम प्लस माइनस यूनिवर्सिटियाँ थी पाकिस्तान में, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। जो आपका सवाल था ना जी कि इतने बच्चे हैं तो क्या उनको एक्सेस मिलती है, उस वक्त हमारी टर्शरी एजुकेशन की एक्सेस 2.1% थी, वेरी लो। कि 100 एलिजिबल बच्चा तो 17 और 23 ईयर एज ग्रुप का है लॉजिकली, और दुनिया के स्टैंडर्ड के मुताबिक दिस स्टफ नीड टू गो टू यूनिवर्सिटीज, उस लेवल पे को एजुकेशन लेनी चाहिए। लेकिन हमारे पास वाकई के हमारे पास एक्सेस ही 2% के लिए थी, कि हमारे पास जो कैपेसिटी थी सिर्फ 2% बच्चे उसमें से जा सकते थे यूनिवर्सिटी में, और वो भी चंद बड़े शहरों में, प्रोविंशियल कैपिटल जो हैं या फेडरल जो इस्लामाबाद, पिंडी का होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो टास्क दिया गया कि 3 फोल्ड आपने काम करना है, 3 इश्यूज़ पे, एक्सेस को बढ़ाना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, उससे भी इंपॉर्टेंट, इक्विटी को बैलेंस करना है। इक्विटी को भी कि मेल और फीमेल को भी अपॉर्चुनिटी दें और गरीब बच्चों को भी आगे आने दें, जो लेस डेवलप एरिया उनके पाकिस्तान के। दूसरा था नेचुरली क्वालिटी, कि दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उसको बेंचमार्क करें और क्वालिटी इंप्रूव करें। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट था कि उसकी रेलेवेंस होनी चाहिए, आप अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, अपने इलाकों के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी कौम के लिए क्या कर रहे हैं, उसको एड्रेस करना था। और ये 22-24 साल का सफ़र जो नेचुरली ठीक ठाक अच्छा टाइम, लंबा टाइम है, लेकिन एजुकेशन में जैसे आपने खुद फरमाया कि तालीम के अंदर और हायर एजुकेशन में और आगे बढ़ने के लिए ये इतना बड़ा टाइम नहीं होता दुनिया की कौमों की हिस्ट्री में। लोगों के सदियां लग जाती हैं कहीं ना कहीं पहुँचने के लिए, लेकिन अल्लाह का करम है क्योंकि पोटेंशियल हमारे लोगों में है। अप्स एंड डाउन वैसे नेचुरली आते हैं पाकिस्तान में, कभी जलजले आ गए, कभी फ्लड आ गए, मैं एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन डिफ़िकल्ट टाइम आते रहते, दरमियान में आते रहे इस दौरान। क्योंकि मैं सारे प्रोसेस का हिस्सा रहा शुरू से। 2004 में मैंने शायद एंड ऑफ 2004 मैंने ज्वाइन किया एज मेंबर ऑपरेशन प्लानिंग, तो मैंने इसकी POT मॉडल पे काम किया हुआ है जी, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र वाले। हर प्रोजेक्ट को मैं खुद उनकी टीम के साथ मिलकर हम काम करते थे। तो अल्लाह का करम हुआ, इस दौरान
काम हुआ, अच्छा हुआ, उससे बहुत अच्छा हो सकता था। कुछ हम मिस भी कर गए, हो नेचुरल पार्ट है, और किस आगे फ्यूचर में उसको एड्रेस करते रहे। हमने 5-5 साल के मीडियम डेवलपमेंट फ्रेमवर्क बनाते गए, उसको टारगेट रख के फिर गवर्नमेंट के साथ मिलके जो रिसोर्सेज मिलते गए उसको इन्वेस्ट करते गए और चीज़ें आगे बढ़ती गई। जैसे गिविंग यू ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, जैसे मैंने कहा 2.1% वाज एक्सेस इक्विटी में, यू नो, बट 32% बच्चियां पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में और 68% मेल डोमिनेटेड। और बच्चियों हमारियों के लिए सिर्फ चंद सिलेक्टेड फील्ड समझे जाते थे, मेडिसिन में, नर्सिंग में, एजुकेशन में, होम इकनॉमिक्स में, टीचिंग में, ये, और कुछ फील्ड समझे जाते थे सिर्फ मेल इनके लिए, इंजीनियर वो बनेंगे, एग्रीकल्चर में वो जाएंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी वो जाएंगे, जबकि हमारी पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 50-50। जहाँ तक क्योंकि यूनिवर्सिटियों के काम खाली पढ़ाना नहीं है, इनोवेशन भी करना है, क्रिएशन ऑफ नॉलेज जिसको कहते हैं। वो कैसे होती है? रिसर्च के जरिए होती है। और उसके क्यों कुछ इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटियों से अच्छी पब्लिकेशन दुनिया में कहाँ पब्लिश हो रही है, उसकी साइटेशन कितनी हो रही है, उससे प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, आपकी कितनी उसकी जो है ना इनोवेशन जो है ना वो रजिस्टर हो रही है। तो आपको जान के हैरत होगी कि 2002 में टोटल पब्लिकेशन फ्रॉम 500+ यूनिवर्सिटीज़ वर 850 के करीब। आज की यूनिवर्सिटी एक उससे डबल ट्रिपल कर रही। अल्हम्दुलिल्लाह जो सफ़र गुजरा, मैं सारी डिटेल 24 साल की तो नहीं, लेकिन मैं आज कहाँ खड़े हैं बताते हैं आपको। आज हमारे पास 272 यूनिवर्सिटियाँ हैं पाकिस्तान में, पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ। नंबर में हमने बहुत अच्छा कर लिया। हमारी एक्सेस रेट जो है ना अभी भी 12-13% के करीब है, जो इंडिया और बांग्लादेश से कम है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट तो रहे हैं। बाद आपको पता है हमने टेररिज्म का भी फेस किया, हमने बहुत सारे मसाइल, और फिर हमारे हमसाये ऐसे हैं हम उनको चेंज नहीं कर सकते, तो वी हैव टू लिव विद दैट। ठीक, तो वो मसाइल की वजह से, लेकिन स्टिल कीप ऑन मूविंग ग्रोइंग जिसको कहते हैं किया। जहाँ तक इक्विटी पार्ट का मसला है, आपको जान के खुशी होगी, मेरा ख्याल दुनिया की चंद मुल्कों में से हम होंगे जितने स्पीड से हमने अपने जेंडर इक्विटी को एड्रेस किया। तो वी आर ऑलमोस्ट देयर। इस वक्त जो हमारी यूनिवर्सिटियों में तादाद है वो 48 to 52 है। 48% फीमेल फोक्स आर इन द यूनिवर्सिटी सिस्टम और 52 मेल हैं। और ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है, साइन है, जो मेरी कौम के लोग, मेरे ऑडियंस सुन रहे हैं, तो उनके लिए कि ये एक बहुत बड़ा माशाल्लाह अचीवमेंट है कि हमारी पाकिस्तान की 50% पॉपुलेशन ने डिसाइड किया कि दे वांट टू कम इन मेन स्ट्रीम और पाकिस्तान के लिए, अपने वतन के लिए काम करना चाहते हैं। और मज़े की बात यह है कि आज हमारी बेटियां, बच्चियां, बहनें उस हर फील्ड में हैं जो सिर्फ कभी मेल डोमिनेटेड के लिए जाना चाहता। वो इंजीनियरिंग में भी हैं, एग्रीकल्चर में भी हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी काम कर रही हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि किसी भी कॉन्वोकेशन के पाकिस्तान में जाएं तो सब टॉप पोजीशन बच्चियां ले। मैं लाइटर नोट में कभी कभी कहता हूं कि हमें रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन शायद करनी पड़े पाकिस्तान में, लड़कों के लिए हमें को कोटा सिस्टम लाना पड़ेगा। दिस इज बिकमिंग रियलिटी बेसिकली। तो ये एक अच्छा साइन है माशाल्लाह, जो हम इसको अपना अप्रिशिएट करते हैं। फिर आता है जी कि आपने जो है ये रिसर्च में क्या, क्रिएशन ऑफ नॉलेज में क्या किया। अच्छा, उसमें भी हमने, हमारे रिसर्चर ने, प्रोफेसरों ने कमाल किया कि नंबर में दुनिया रिकग्नाइज कर रही है। मैंने आपसे कहा ना कि 850 पेपर पब्लिश होते थे, अभी हम 40,000 पर ईयर टच करें। द पब्लिकेशन इन गुड जर्नल्स, नॉट ओनली जस्ट पब्लिकेशन जिसको साइटेशन हो रही है दुनिया जहां में हमारे रिसर्चर को अप्रिशिएट किया जा रहा है। लेकिन जो थर्ड पार्ट था हमारा ना कि इसका रेलेवेंस क्या है, उसको अब हम शिफ्टिंग उस स्टेज पे आए हैं कि वी आर मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्टेज, कि अब इसका इम्पैक्ट क्या है। कि मेरी रिसर्च जो काम पाकिस्तान, और इसमें गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट है, हमने HEC के ज़रिए, फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल ने भी बड़ी सपोर्ट किया, और चीज़ें मुश्किल वक्त में भी इस अदारे को, इस सेक्टर को हमने लाइव रखा और किया। और जो मैक्सिमम जो इस दौरान इन्वेस्टमेंट की है फेडरल गवर्नमेंट ने, उसका 40% हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में किया। तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा हम स्कॉलरशिप दे चुके हैं इस अरसे में गवर्नमेंट की तरफ से थ्रू HEC डायरेक्टली। जो भले इंडिजिनस स्कॉलरशिप थे, फॉरेन स्कॉलरशिप थे, पोस्ट डॉक्टरल थी, हम इससे प्रोग्राम एक शुरू किया हुआ जिसमें PhD जो लोकल कर रहे होते हैं उनको 6 माह के लिए प्लेस करते हैं इंटरनेशनल अच्छी यूनिवर्सिटियों में। मल्टीपल अपॉर्चुनिटी देगी, आप उसके बाद रिसर्च के लिए फंडिंग देगी, स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट पाकिस्तान में। आज हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कोई रिसर्च करना चाहता हूँ
या चाहती हूँ और मेरे पास फलां इक्विपमेंट नहीं, अगर आपके पास नहीं है ना किसी न किसी यूनिवर्सिटी में है और आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि आप एनालिसिस करें और उसका खर्चा भी होगा तो हम देंगे, तो दिस इज़ दी ग्राउंड रियलिटी। और फिर टेक्नोलॉजी के ऊपर जैसे अभी आपने कहा AI का, उस पर भी बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, क्वालिटी के बेहतर स्टैंडर्ड किए गए, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन की गई। आप अमेरिका में हैं देखते हैं, यूरोप में देखते हैं, उनके 4 साल बैचलर है। हमारे यहाँ पहले जब हम पढ़ते थे, मास्टर करके भी जाएँ वो दोबारा कराते थे कि नहीं कि आपकी 16 ईयर एजुकेशन है, हमारी मास्टर 16 से ऊपर आती है। तो हमने वो सारे ट्रांसफॉर्म अपने सिस्टम भी कर लिया, दुनिया के एट पार कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक अच्छा काम भी हुआ, बहुत ही, जैसे मैंने आपसे कहा, इससे बहुत अच्छा भी हो सकता था, लेकिन देर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि जी हमारे पास पैसे नहीं थे, हम ये हो गया, ये फ्लड आ गया, टेररिज्म लड़ाई हो गई, मसले हो गए। दैट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। लेकिन जो अच्छी चीज़ है माशाल्लाह, आज हमारे बच्चे बच्चियां जो बाहर भी पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, दे आर मेकिंग अस प्राउड। मैं आज भी किसी जगह बात कर रहा था कि यूरोपियन यूनियन हर साल स्कॉलरशिप देती है एरास्मस प्लस के तहत। आपको जान के खुशी होगी और मेरे ऑडियंस को भी कि पिछले 4 साल से लगातार पाकिस्तान इज़ नंबर 1 कंट्री जिनके बच्चे बच्चियां मैक्सिमम स्कॉलरशिप लेते हैं, कंपीटिंग विद इंडिया, विद चाइना, अदर कंट्रीज, ऑल 100 कुछ ओपन मुल्कों के बच्चों बच्चियों से compete करते हुए। दैट शो कि हमारी यूथ के अंदर वो अल्लाह ताला ने वो बेसिक बुनियादी चीज़ें डाली हुई हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये 150 मिलियन बच्चे बच्चियां हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हैं, बट बिग बट, इफ़ वी विल नॉट इन्वेस्ट इन दैम, अगर हम उनके अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनकी हैंड होल्डिंग नहीं करेगी स्टेट और सोसाइटी, तो ये बहुत बड़ा थ्रेट भी है। ये अपॉर्चुनिटी भी है, थ्रेट भी है, रिस्क भी है, और सेम टाइम हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। तो ये मेरा, आपका और गवर्नमेंट का और सोसाइटी का डिसीजन होगा कि इसकी तरफ क्या जाते हैं। और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि अगर हम हेल्थ और एजुकेशन को बचा लें मुश्किल वक्त में भी, तो पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट। मेक सेंस। इसमें कुछ थोड़ी चीज़ें थी मैंने नोट डाउन किया, आई वांट टू अंडरस्टैंड जी मोर जी अबाउट जी देम एज वेल। एक जी तो आपने आई थिंक रेलेवेंस जो आपने कहा कि दैट इज़ नाउ द प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि पहले क्वांटिटी इतनी थोड़ी थी कि आपने क्वांटिटी बढ़ानी है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है, एग्जैक्टली। उसके बाद रेलेवेंस पे आना है। तो आई थिंक दैट आंसर्स अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज ज़्यादा जो अगर कभी भी फीडबैक मिला है या लोगों ने बात की है वो रेलेवेंस और क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी की बात की है, और उसी के ऊपर आई वांट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट एज वेल। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है मेरा अपना ताल्लुक़ आईटी फील्ड से है, मेरे सारे फैमिली जो है वो पाकिस्तान से ही पढ़ी है, ग्रेजुएट की है, एंड दे आर ऑल माशाल्लाह से इन टॉप प्लेसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे ये फर्स्ट हैंड पता है कि भाई जहाँ पर पाकिस्तान से रहते हुए, पाकिस्तान से पढ़ के भी आप वर्ल्ड स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड टॉप कंपनीज वगैरह में जा सकते हैं। लेकिन वाइल दैट इज़ ट्रू, पाशा या पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन कहती है कि जी जो टोटल इंडस्ट्री से बंदा आ रहा है उसमें से 10-15% एम्प्लॉयबल है। तो एम्प्लॉयबिलिटी का एक प्रॉब्लम है कि यूनिवर्सिटियाँ तो बहुत सारी हैं फैक्ट्री की तरह, लेकिन क्या वो क्वालिटी की चीज़ प्रोवाइड कर रही हैं, नहीं कर रही, उसके ऊपर लोग सवाल करते हैं। जो ज़्यादा बड़ा मेरे लिए इंटरेस्टिंग एरिया रहा है वो ये रहा है कि जब मैं नंबर्स देखता हूँ ना, ओवरऑल आपके HEC की भी रिपोर्ट आती है कि बच्चे किस तरफ जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके एग्रीकल्चर और फार्मिंग में बड़ा ही थोड़ा ही परसेंटेज जाती है, हालांकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर जिसको अपग्रेड ही नहीं किया जा रहा। वेर एज उसी रिपोर्ट के अंदर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स के अंदर बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, हालांकि कन्वेंशनल थॉट तो ये कहती है कि पाकिस्तानी तो है ना सिर्फ मेडिकल में जाता है, इंजीनियरिंग में जाता है, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बस जा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी डिग्री ले रहे हैं फॉर द सेक ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री, वो सही फील्ड ही चूज़ नहीं कर रहे। तो देर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे मसाइल, और वो इतने सिंपल नहीं है जैसा लोग करते हैं कि यार बस पैसे के लिए फैक्ट्री बना दी, बस वो जी ये चल रहा है वो चल रहा है। वो एक्चुअली पूरे मुआशरे के मसाइल हैं, उसके अंदर जो है ना लोग पीछे से जो बच्चे प्राइमरी या मिडिल स्कूल से आ रहे हैं उसमें किस हद तक क्रिटिकल थिंकिंग है उनके अंदर, सेल्फ लर्निंग की कैपेबिलिटी है। बट आप इस पूरी चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि अब हम रेलेवेंस की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ फॉर एग्जांपल द 5 ईयर प्लान, किस तरीके से आप उस क्वालिटी को बेहतर करेंगे? क्वांटिटी तो बढ़ गई, बट हाउ डू यू इंक्रीज द क्वालिटी नाउ? अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने मुजम्मल, दिस इज हाउ वी लुक इट इट। देखें, एक तो नॉट जस्टिफाइंग अगेन पाकिस्तान के, वेलकम इन पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना, हमारे माशरे में बदकिस्मती से अरसा हो गया है कि हमारा माल जो है ना वो नेगेटिविटी ज़्यादा बिकती है, पॉजिटिव साइड पे कोई बात शायद नहीं करता।
जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम 4 साल से पाकिस्तान इज़ नंबर 1, ये किसी ने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है। लेकिन साथ पिछले दिनों एक रिपोर्ट ने हलचल मचा दी पाकिस्तान में, एक अखबार में खबर छपी कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी 350 में टॉप में नहीं आई, ठीक है। ये खबर इस तरह बननी चाहिए 2019 में। देखें, वी हैव स्टार्टेड वेरी लेट, यानी, और बेसिकली मैं आज भी कहता हूं कि रैंकिंग इज नॉट माई इशू एट द मोमेंट। मेरा इशू तो ये है कि मेरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की डेप्थ और ब्रेथ ठीक हो। वो जो आप कह रहे हैं कि उसकी क्वालिटी पे फोकस करें और एलएमएस, तो ऑटोमेटिकली आप उसमें आएंगे दुनिया में इंशाल्लाह। 2019 में सिर्फ 3 यूनिवर्सिटियां टॉप 1000 में थी, फिर 5 हुई, फिर 7 हुई, फिर लास्ट ईयर 2024-25 में 14 थी, अभी 18 होगी। तो खबर ये होनी चाहिए थी कि माशाल्लाह पाकिस्तान की 14 से 18 यूनिवर्सिटी टॉप 1000 में आ गई। और आई कैन बेट यू, मैं नहीं भी हूँगा, अगले इंशाल्लाह चंद सालों में हमारी जिस तरह स्पीड हो बढ़ रही है, यूनिवर्सिटियाँ हमारी कैचअप कर रही हैं, मेरी कोई ना कोई यूनिवर्सिटी ज़रूर टॉप 200-250 में आएगी। उस वक्त खबर ये लगेगी कि पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी 200 में नहीं आई, ठीक है। ये तो एक साइड पे हो गया। तो ऑन ए लाइटर नोट, अब आते हैं जो आपने कहा। मुझे आज भी जब मीडिया में बुलाया जाता है, पूछा जाता है कि डॉक्टर चेयरमैन टेल अस कि आज हमारे बड़े बड़े इशू यूनिवर्सिटीज़ के क्या हैं। मैं कहता हूँ 2 इश्यूज़ हैं, और मैं बड़ा ब्लंट हूँ इस मामले में, मैं पब्लिकली भी कहता हूँ कि हमारे यूनिवर्सिटियों के 2 बड़े इशू, मैं पैसा नहीं कहता, जो कि हमारे यहाँ समझा जाता है ना कि पैसा नहीं है जी, ये नहीं है। मेरी यूनिवर्सिटियों के 2 इशू हैं, गवर्नेंस एंड क्वालिटी। अगर हम इसको फिक्स कर लें तो कोई वजह नहीं है कि इन्हीं रिसोर्सेज से हम कमाल कर सकते हैं। मुसलमानों की हिस्ट्री में जाए ना आप, तो 7th सेंचुरी से 13 में मुसलमानों को तोती बोलता था, बड़े बड़े फिलासफर, उनके पास फंड नहीं थे, उनके पास ये HEC नहीं थी, उनके पास ये AI नहीं थी, लेकिन उन्होंने वो बुनियाद डाल दी क्योंकि उसके अंदर डेडिकेशन थी, ओनरशिप थी। वो दरवेश थे अपने अपने फील्ड के। हम अपने फील्ड के अलावा सारा कुछ जानते हैं, अपना फील्ड पे फोकस नहीं करते। मैं फिर कहता हूँ वेलकम इन पाकिस्तान। तो ये अपनी जगह बजा है, क्वालिटी इज एन इशू, उसमें इंप्रूवमेंट ला रहे हैं दिन बेहतरी से बेहतरी की तरफ। और फिर वैसे भी जो हालात आपने शुरू में कहा, आने वाले दिन में थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। हमारे पाकिस्तान, मेरी यूनिवर्सिटियों के लिए, मेरे अदारे के लिए वी हैव अ वेरी स्मार्ट विंडो, स्मॉल विंडो, ऑलमोस्ट मैक्सिमम 1 ईयर और 1.5 ईयर। या तो हमने अपने आप को एडजस्ट कर लिया या हम हिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। ये बिल्कुल मैं उसमें बड़ा क्लियर हूँ। इंशाल्लाह चीज़ें चल रही हैं, जैसे आपने कहा कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्वालिटी इम्प्रूव, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। इससे मैंने आपसे कहा कि अगर रिसोर्सेज हमारे पास हों, अगर हमारे पास सिस्टम हमारे इम्प्रूव हो जाए, तो कोई वजह नहीं है कि हम इससे बेहतर कर सकते। तो बेसिकली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्वालिटी ये चैलेंज है, अभी भी है, और हमने लर्निंग प्रोसेस के ज़रिए उसमें बेहतरी लाई है। हमने हर चीज़ की मिनिमम स्टैंडर्ड, देखें HEC का जो फंक्शन है ना, हम रेगुलेटर भी हैं, फंडिंग एजेंसी भी है गवर्नमेंट की तरफ से, रिसर्च जो क्राइटेरिया पाकिस्तान के लिए सेट करना, उसकी भी हम जिम्मेदारी भी करते हैं यूनिवर्सिटियों की। उसके अलावा जो मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करने हैं कोऑपरेट करने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए ये, और वैसे भी क्वालिटी इज ए कंटिन्यू लर्निंग प्रोसेस, ये साइक्लिक इशू है ना, जैसे कहते हैं कि आप एक जगह पहुंचते हैं, कल उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे बेहतर करने, एंड दैट इज़ हाउ वी आर मूविंग इन अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बहुत से सिस्टम बना लिए, हमने हर चीज़ क्वालिटी इन्हांसमेंट सेल बना लिए, इंस्टीट्यूशन परफॉर्मेंस रिव्यू बना लिए, KPIs बना लिए चीज़ों के। अभी हमने UK क्वालिटी एश्योरेंस के साथ मिलकर थ्रू ब्रिटिश काउंसिल हमने जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं दुनिया में क्वालिटी के, उसका सिस्टम पाकिस्तान के लिए बना के कुछ 16 पैरामीटर के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ दोज इंडिकेटर के साथ वो सिस्टम लेके कमीशन से अप्रूव करके, ऑफकोर्स विद कंसल्टेटिव बेस्ट जो एफर्ट होती है उसके तहत इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर एट द स्टेज कि अब हम उनकी ऑडिटिंग शुरू करेंगे और यूनिवर्सिटियों की ऑडिट बेस्ड रिपोर्ट शाया करेंगे पब्लिक के लिए भी, सब कुछ। हाँ, हमारे यहाँ एक ये भी इशू है कि मान लेना चाहिए अपनी गलतियाँ भी, कि हम शॉर्टकट भी ढूंढते हैं, हम पेपर के पीछे भागते हैं। और जो आपने कहा ना कि हमें एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर वही पॉजिटिव हाफ ग्लास फुल और हाफ ग्लास एम्प्टी की बात करते हैं। आज के मुश्किल वक्त में भी, जबकि फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन द वर्ल्ड, वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज आई शुड से, पाकिस्तान की फूड बास्केट फुल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, हमारी मैनेजमेंट इशू हैं उसको जो मार्केटिंग के हैं, बाकी टाइम पे क्रॉप को लेना, उसको मार्केट तक पहुंचाना, फार्मर को उसका राइट देना, वो चैलेंजेस हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी प्रोडक्शन अभी कोई खुद खासा हमें कोई खतरा है।
दूसरा मैं कहता होता हूँ कि पाकिस्तान में आप हैं माशाल्लाह, ऐसा ऐसा फल मिलता है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो लोगों ने काम किया है, फार्मर ने काम किया है, रिसर्चर ने काम किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने काम किया, वरना ही खुद ब खुद तो नहीं उग जाते। मैं उस दिन किसी को बता रहा था, मेरे एक दोस्त ने मुझे चित्राल से चेरी भेजी। बिलीव मी, मैं अमेरिका भी रहा हूँ, मैं मोरक्को भी रहा हूँ, बहुत मुल्कों में जाता हूँ, मैंने उस तरह की चेरी इतनी लजीज, इतने साइज़ वाली खूबसूरत नहीं देखी। तो ये किधर से आती हैं चीज़ें? यहाँ लोग काम करते हैं ना। जैसे आपने शुरू में खुद कहा कि यहाँ से माशाल्लाह जो बच्चे पाकिस्तान में भी यहीं से पढ़ के बाहर भी दुनिया में बड़े बड़ी टॉप कंपनियों में काम कर रहे हैं, दे डिलीवर। और ये पोटेंशियल सारे बच्चों पे है विद सम एक्सपेक्टेशन। ये नहीं, आप आइडियली नहीं कह सकते कि 100% हमारे बड़े स्मार्ट बच्चे, जो इस तरफ आगे निकलेगा खुद ब खुद आगे जगह बनाएगा। हमें उनके लिए इकोसिस्टम बनाने की ज़रूरत है, एज ए कॉम, एज ए सोसाइटी, एज ए स्टेट। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि खासकर जिस तरह आपने एआई की बात की है, टेक्नोलॉजी की बात की है, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं फिर आऊँगा। आपने कहा कि एग्रीकल्चर वालों को इधर इंडस्ट्री को फ्लरिश करना चाहिए। देखें, एक चीज़ माननी पड़ेगी, इंडस्ट्री में शायद हम compete ना कर सकें दुनिया में। चाइना हमारे साथ बैठा हुआ है, हमारी इनपुट कास्ट भी ज़्यादा है, हमारी लेबर कास्ट भी ज़्यादा है, हम तरह नखरे से भी काम करते हैं, लड़ाइयाँ भी करते हैं, सियासतें भी होती हैं दफ्तरों में। इन चीज़ों के साथ नो वे यू कैन कम्पीट विद चाइना, ठीक है? तो व्हाट इज़ ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस? मेरी यूथ के लिए क्या ऑप्शन है? बिलीव मी, बिगेस्ट ऑप्शन इज़ अवेलेबल इन सर्विस इंडस्ट्री। अगर हम बच्चों को वो स्किल सेट दे दें जो इस आज मेरे पास 2.1+ मिलियन रिक्वायरमेंट है नर्सिंग स्टाफ की, क्वालिफाइड नर्सिंग स्टाफ की। हमारी टोटल कैपेसिटी पाकिस्तान की कुछ आई थिंक 28,000 प्लस माइनस होगी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें भी चैलेंज आ रहे हैं, ठीक है? तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करके उस तरफ जाना पड़ेगा। फिर मार्केट, इट इज़ मार्केट फोर्स जो डिटरमिन करती है कि सोशल साइंस में जाना है या, और जबकि आप कह रहे हैं ना कि सोशल साइंस में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे एक कंप्लेंट सोशल साइंस वाले लोग करते हैं कि जी हमें आप ज़्यादा फंडिंग नहीं देते, जबकि फंडिंग अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि हर सेक्टर को हमने लेके आप चलना है। तो ये चीज़ें साइमल्टेनियसली साथ साथ चलती हैं और मार्केट ट्रेंड्स डिसाइड करता है कि फ्यूचर किस तरफ जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें चल रही हैं इस मुश्किल वक्त में भी। अभी रिसेंटली पाकिस्तान चंद सालों से बड़े डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है, हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस सेक्टर को लेट डाउन होने नहीं दिया। कुछ चीज़ें रोक गई, हम हर साल सैकड़ों की तादाद में स्कॉलरशिप देते थे बाहर के, हमने नहीं दिए पिछले 2-3 साल में। इसलिए नहीं दिए कि जो बच्चे 3,000 वहाँ पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ बाहर पाकिस्तान की स्कॉलरशिप पे, हमें उनको पहले प्रोटेक्ट करना था बजाय कि नई लाइबिलिटी ले लें। नज़र आता था कि फॉरेन करेंसी इशू है हमारे पास, एफई कंपोनेंट नहीं मिल रहा, डॉलर की तलाश में हम पूरी कौम पड़ी हुई है, तो ठीक है, तो उसलिए फिर हमने उस काम को रोक लिया वक्ती तौर पे, दूसरी तरफ चल पड़े। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं, दोबारा हम एक्टिवेट कर रहे हैं कि और स्कॉलरशिप अपनी यूथ को दें। जैसे मैंने आपसे कहा 4 लाख से ज़्यादा स्कॉलरशिप दे चुके हैं पिछले 22-23 साल में, आई मीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान थ्रू HEC। तो ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियस ही चल रहे हैं। लेकिन फिर वो जो आपने कहा ना कि इकोसिस्टम क्या हमारे पास बिल्कुल टेक्नोलॉजी में हमने बहुत आगे आए, रिसर्च के लिए अपॉर्चुनिटी दी तो इतने पर भी पब्लिकेशन हो रहे हैं ना। पहले हमने स्लोगन दिया था कि अच्छे जर्नल में पब्लिश करो, इम्पैक्ट फैक्टर की तरफ आओ। पिछले 5-6 साल से वी हैव चेंज द स्लोगन फ्रॉम इम्पैक्ट फैक्टर टू इम्पैक्ट। मैं हमेशा कहता हूँ अपने रिसर्चर को, अपने प्रोफेसरों को कि भाई उस रिसर्च का कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आपने ह्यूमन को सामने रख के नहीं रिसर्च की। अगर अपना CV मोटा करने के लिए बना रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर गवर्नमेंट टाइम, योर इंस्टीट्यूशन टाइम, और गवर्नमेंट मनी ज़ाया करा रहे हैं। मुझे आपको रिसर्च वो करनी है जिसका बनी नो इंसानियत को फ़ायदा हो। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब वालों को, सिंध वालों को, पाकिस्तान को, बाबा इंसानियत के लिए काम करना है। और नेचुरली चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम, तो अपने पाकिस्तान के हालात को हमने एड्रेस करना है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। चीज़ें एड्रेस हो रही हैं, उस लेवल पे नहीं है तो उससे मतलब हर दौर में आगे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आई विश कि हम बिल्डिंग ब्लॉक स्ट्रैटेजी पे जाएं। आप कभी ये होता है ना कि बंदे गवर्नमेंट चेंज हुई, ये सारा गंद है, दोबारा शुरू करते हैं, हम अपने नाम से तख्ती लगाएंगे। उन चक्करों से निकल आए ना और बिल्डिंग ब्लॉक पे काम करें तो पाकिस्तान बहुत कुछ बड़ी स्पीड से अचीव कर सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने बहुत सा कहा कि बिल्डिंग ब्लॉक्स करने हैं, प्लान होना चाहिए, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको फिक्स कर लें, तो अगेन क्वालिटी की भी हमने बात की, हमने एक्सेसिबिलिटी चलें हमने ये कर दिया कि लेट्स अज्यूम कि हायर एजुकेशन के जहाँ तक ताल्लुक है तो हम 12, 13, 14% पे एटलीस्ट हमने ग्रो करके हम इस पे पहुँच गए।
जब हम क्वालिटी की बात करते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरा मल्टीपल टाइम्स जो ज़िक्र हुआ कि एआई अब जो आ रही है उसमें द रिक्वायरमेंट इज़ कम्प्लीटली एंड फंडामेंटली चेंजिंग। जहाँ यस, पर आप कहते हैं कि जी 4 साल आप एक चीज़ पढ़ते हैं, तो आज की दुनिया में तो एक एक साल में चीज़ें रिडंडेंट हो रही हैं। तो आपने एक डिग्री शुरू की, 4 साल बाद वो होगी नहीं होगी हमें पता नहीं है। तो शायद हमें, और इसका भी बड़े लोग ये थीसिस देते हैं कि एक्चुअली जो आपकी एजुकेशन सिस्टम था वो फोर्थ इंडस्ट्रियल एज के लिए बना हुआ था, वो फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बना हुआ था। एग्जैक्टली इंडस्ट्रियल अम, अब आपकी जो नई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो रिडंडेंट सिमिलर टास्क्स के बजाय वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ ले जा रही है। टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट अम, हो। तो वहाँ पर इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट एक बहुत ज़्यादा आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि यार अगर हमने सर्विसेज में जाना है तो हम 4 साल क्यों टाइम ज़ाया करें, हम 1 साल की स्किल लेते हैं, इंडस्ट्री में लग जाते हैं और साथ साथ सीख लेंगे। नॉट सेइंग कि वो 1 साल में रेडी हो जाते हैं द सेम एज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट, लेकिन वो इंडस्ट्री के साथ मिल के सीख लेते हैं तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बेहतर हो जाती है, टारगेटेड बेहतर हो जाती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज कि बियॉन्ड द स्लोगनेयरिंग, ऑन ग्राउंड फाउंडेशनली आप लोगों ने पिछले 5 साल के अंदर क्या किया? तो आपने कहा 5 5 ईयर्स के हमारे प्लान्स थे। तो पिछले 5 साल में एग्जैक्टली क्या हुआ, और अगले 5 साल का इस वक्त क्या प्लान है टू मनूवर थ्रू दिस दिस रैपिडली चेंजिंग टाइम? जी बिल्कुल सही आपने कहा। देखें, जब हम छोटे पोते थे, पढ़ते थे, आप पैदा भी शायद अभी ना होंगे, तो मैं तो अब बूढ़ा आदमी हूं ना, इसलिए कह सकता हूँ। तो उस वक्त कहते थे कि 100 साल लगते हैं टेक्नोलॉजी को डबल होने में, नई टेक्नोलॉजी आने में। फिर ये डिकेड्स पे चले गए। फिर अभी आपने कहा साल साल नहीं लग रहा, अब दिनों में तेज़ी आ रही, दिनों में चीज़ें चेंज हो रही हैं। और आप एक स्किल, आप इक्विपमेंट लाते हो, टेक्नोलॉजी लाते हो, अगले दिन पता लगता है ये तो रिटर्नेंट हो गई, अगले पे पहुंच गए। तो स्पीड इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड, स्पीड एंड फोकस। ये नहीं है कि हर चीज़ स्पीड में जो आ रही है सब आप ग्रैब करें। यू हैव टू सी कि आपके अपने डायनामिक्स क्या हैं, उसमें क्या चीज़ फिट इन होती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने। ये बड़े अरसे पहले हमने चीज़ें आइडेंटिफाई, जैसे कोविड आया तो आपने देखा कि बहुत सारी दुनिया की जो डेवलप सोसाइटी है वहाँ भी मसले हुए, उनके एजुकेशन तबाह होगी, बंद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हायर एजुकेशन कंटिन्यू रहा। क्यों रहा? कि हमने उस वक्त तक 100 स्मार्ट यूनिवर्सिटी बना चुके थे जिसमें वाईफाई इनेबल चीज़ें थी और टोटली टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। उसके अलावा भी हमने आस्ता आस्ता वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में लॉन्च कर दी, ओपन यूनिवर्सिटी शुरू से थी। तो हमने इस कल्चर को ले आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इतना लॉस नहीं हुआ और हमारी एजुकेशन कंटिन्यू रही। ठीक है। उसी दौरान ये जो आप कह रहे हैं ना कि इस वक्त नो डाउट के देखें ना, साइक्लिक चीज़ें आती हैं। किसी दौर में याद है आपको एमबीए हर कोई करता था, फिर आईटी आया, हर कोई आईटी की तरफ आ गया। फिर ये जो आपका टेलीकॉम इंजीनियरिंग का हुआ, मुझे याद है पाकिस्तान में इजिप्ट से लोग इंजीनियर हम काम करवा रहे थे, खुद इंतज़ार कर रहे थे कि कौन आएगा। फिर जब हमने शुरू किया तो हर यूनिवर्सिटी ने टेलीकॉम शुरू कर दिया। जॉब ही नहीं मिलती, पहले उस वक्त जॉब के लिए बंदा नहीं मिलता था, फिर उनको बेचारों को 15,000 की जॉब नहीं मिलती थी। होता है ना, भेड़ चाल जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें चलती थी। वी रियलाइज दिस थिंग इन 2000 आई थिंक 14-15 में हमें अंदाज़ा था कि आने वाले वक्त में स्किल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। और इसी बेस पे हमने पाकिस्तान के अंदर जो जर्मन का एक मॉडल है फ़ाखशोले, जो 2 ट्रैक होते हैं, एक नॉर्मल ट्रैक है, दूसरा ये है कि स्किल बेस, हैंड ऑन स्किल के साथ आप पढ़ते हैं, वो भी पीएचडी तक जाते हैं। हमने पाकिस्तान के अंदर उनकी यूनिवर्सिटीज़ की पहली नेशनल स्किल यूनिवर्सिटी बनाई इस्लामाबाद में, पिंडी में, जहाँ इस्लामाबाद में जहाँ हम HEC उसके सामने। साथ ही हमने हमारी फोर्सेस जो उनके था, उन्होंने टेक्नोलॉजी का न्यू टेक बनाया, माशाल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन बना। फिर नौशहरा में KP गवर्नमेंट ने बनाई। फिर पंजाब ने ये मंडी बहावलदीन के साथ है, वहाँ पे एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट चला, उसको अपग्रेड करके स्किल यूनिवर्सिटी बनाई। खैरपुर में गवर्नमेंट सिंध ने बनाई। इसी तरह बाकी जगहों पर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटियाँ बनी। नई चीज़ थी, लोग घबराए, कोई इतना रिस्क नहीं लिया। लेकिन अभी जो आप फरमा रहे हैं बिल्कुल ठीक है। आज शायद एक BS में 4 साल की डिग्री कोई लेता है ना कंप्यूटर साइंस, तो मेरा ख्याल है 40,000 से नौकरी शुरू करेगा, अगर वो कुछ स्टेट एक्सेप्शन नहीं है। एक मैट्रिक FA पढ़े वाला बच्चा, अगर वो नई टेक्नोलॉजी जो आई ना, ब्लॉकचेन हो गया, ये जो बज़वर्ड है, AI की होगी, इसकी कुछ स्किल सीख ले 6 महीने, तो वो ज़रा 60-70 हज़ार पे जॉब शुरू करेंगे। बट दैट इज़ नॉट द एंड। ये तो अभी वक्त ही एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी निकली है ना। हम तो ढूंढते हैं ना, एक विंडो खुलती है और सारे भाग पड़ते हैं उसमें। मैं हमेशा कहता होता हूँ, लोग कहते हैं कि हमें डिग्रियों की ज़रूरत नहीं। ब्रांड डिग्रियाँ रहेंगी, बेसिक एजुकेशन रहेगी, ये इसकी शेप चेंज होती जाएगी। लेकिन सेम टाइम इस वक्त हमें शिफ्ट करना है टूवर्ड स्किल बेस्ड एजुकेशन पे। कंप्यूटर साइंस के अंदर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इतनी डिमांड है दुनिया से, जापान से, बाकी मुल्कों से, कि हमें अच्छे IT इंजीनियर चाहिए और हमारे बच्चों में पोटेंशियल है, वो डिलीवर करते हैं।
उसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं। अभी अभी रिसेंट पिछले साल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंस्ट्रक्शन दी मुझे, एक कमेटी का सर्व, हमने पाशा के साथ, दूसरे लोगों के साथ, इंडस्ट्री के साथ मिलकर कोर्सेज हमने रीडिवाइन की। एक एसोसिएट डिग्री शुरू की 2 साल की। टेक्निकली आपको पता है हमारे यहाँ थ्योरी ज़्यादा पढ़ाई जाती है, रटा ज़्यादा होता है, सारा कुछ होता था। तो हमने 2 साल का कोर्स टोटली टर्न अराउंड कर दिया। 80% हैंड एंड स्किल, 20% थ्योरी, और वो इस साल से शुरू हो रहा है इंशाल्लाह। एंड वी कैन, आई एम श्योर कि उसका बहुत बड़ा फायदा हो गया। और प्लस इस वक्त मिनिस्ट्री ITB, प्राइम मिनिस्टर साहब का भी ये फोकस है जी कि एम्प्लॉयबिलिटी बनानी है, हमें अपने बच्चों को वो तालीम तरबियत देनी है, शॉर्ट कोर्सेज देने हैं। हमने इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट, और जो हमारी पर्न कनेक्टिविटी है, जिसके ज़रिए हम डिजिटल लाइब्रेरी एक्सेस अपने स्टूडेंट को देते हैं और रिसर्चर को, स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल जो दुनिया में मौजूद है, कोसेरा का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, बाकी बड़ी बड़ी जो उनके जितने भी ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं, हम फ्री ऑफ कास्ट, जहाँ पे करना पड़ता है गवर्नमेंट पे करती है, हम अपने यूथ को दे रहे हैं। और उसका बहुत फ़ायदा आप देखें, इस वक्त हमारी जो घर में बैठ के लोग IT के काम कर रहे हैं, दुनिया में मेरा ख्याल है 3-4 नंबर पे पाकिस्तान की यूथ है। तो ये वजह यही है कि इसको एड्रेस कर रहे हैं आपने। जहाँ तक आपने कहा कि लास्ट 5 ईयर में, और AI का भी जो एक और प्रोपेगेंडा है ना जी कि शायद नौकरियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मैं नहीं उससे एग्री करता। मैं कहता हूँ आपका जो है वो रोल चेंज हो जाएगा। टीचर चाहिए आपको, इंजीनियर चाहिए आपको, लॉ ग्रेजुएट चाहिए आपको, डॉक्टर चाहिए आपको, जो मशीन के पीछे बैठ के उसको इनपुट देगा और मशीन उसके बेस पे ऑपरेट करेगी। इसमें भी कोई शक नहीं कि ब्रिक्स एंड मॉर्टर्स आर नॉट गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट। ये आपका मोबाइल जो है ना, ये आपकी यूनिवर्सिटी होगी, ये आपका इंस्ट्रक्टर होगा, ये आपकी लैब होगी, लेकिन इसको किसी ने बताना तो है। और मुझे आपको, आने वाली नस्लों को, अपने आप को इस नई टेक्नोलॉजी से इक्विप करना है। दैट वाज द रीज़न कि हमने पिछले 3 साल में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, स्टार्टिंग विद बिग डू, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में 2 डेटा सेंटर बन चुके हैं। एक हमने रखा भी उन डेटा सेंटर को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि हमारी यूथ एक्साइटेड हो उसको देख के। एक लाहौर में बना, एक कराची में NED में बना, और इसकी कैपेसिटी 480 रैक्स तक है, ठीक है। और इसके अंदर हमने हाइब्रिड सिस्टम, क्लाउड का सिस्टम भी लॉन्च किया। 3 टियर स्टेट ऑफ द आर्ट, जो इस रीजन में शायद चंद लोगों कंट्रीज़ के पास हो, वो उस पर लॉन्च किया। और फिर AI इनेबल्ड सुपर कंप्यूटर, ये सारी फैसिलिटी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि हमारे हायर एजुकेशन सेक्टर की रिक्वायरमेंट जो अगले 10-15 साल के लिए, स्पेशली इन बज़वर्ड जो नई टेक्नोलॉजी, AI हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, मशीन लर्निंग होगी, यू नेम इट, ये फैसिलिटी हमारे पास माशाल्लाह मौजूद होगी है। और इसी महीने में इंशाल्लाह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी ऑफिशियल इनागुरेशन करेंगे। ये ऑपरेशनल है, और ये माशाल्लाह हमारी बच्चे यूथ के लिए वो ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसमें उनको काम करना है आने वाले दिनों पे। और वो ट्रेनिंग भी मौजूद है, भले वो शॉर्ट कोर्सेज की शक्ल में हो, भले वो हैंड एंड स्किल की शक्ल में हो, भले उनको वो रिसर्च की एक्सेस देनी चाहिए, दुनिया की किसी भी एडवांस कंट्री के पास होगी। तो दैट आई अश्योर टू माई सोसाइटी, माई कंट्रीमैन, अपनी यूथ को मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास वो सारी फैसिलिटी इंशाल्लाह गवर्नमेंट पाकिस्तान ने क्रिएट कर दी, स्पेशली इन फील्ड में जो अभी आप कह रहे हैं ना कि इसके लिए हमने की, हम उसके लिए तैयार हैं, इम्प्लीमेंट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी अवेलेबिलिटी हमारी यूनिवर्सिटियों को होनी शुरू होगी। और इसी बेस पे पिछले 5-7 साल से गवर्नमेंट पाकिस्तान ने स्पेशलाइज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं, AI में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, सिक्योरिटी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, जितने भी इस वक्त चैलेंजिंग नई चीज़ें आ रही हैं दुनिया में आया है, उसके हमने स्पेशल क्लस्टर करके यूनिवर्सिटियों के साथ इस पे काम शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है कि हम हर वक्त वो कहें जी हाफ क्लास एम्प्टी है। बहुत सी चीज़ें हैं, इसको हमने मेहनत की है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है, और माशाल्लाह हमारी यूनिवर्सिटियों ने उसके लिए परफॉर्म भी किया। राइट, आपने 2 साल की जो एसोसिएट डिग्री की बात की कि वो नया स्टार्ट हो रहा है। टेल मी अ बिट अबाउट दैट, क्योंकि एक ज़माना था जब हमारे 2 साल की पहले BA होता था और इस तरह की डिग्रीज होती थी। फिर HEC ने आके उस चीज़ को रेगुलेट करके उसको 4 साल का किया। पूरा का पूरा सिस्टम एसेंशियली चेंज हुआ। अच्छा, आज की तारीख में वो यही बारहा लोग कहते हैं कि भाई 4 साल की जो आप एजुकेशन ले रहे हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट भी है? वही वाली बात है कि अब आप टेलीकॉम में घुस गए, अब वो 4 साल का साइकिल था, बाय द टाइम वो बच्चा निकला तब इंडस्ट्री पूरी बदल चुकी थी। हो सकता है कि वो 2 साल के बाद इंडस्ट्री में चला जाता, उसको अगर कुछ और पता लगता तो अगले 2 साल किसी और डायरेक्शन में निकल जाता या इवॉल्व कर जाता। तो आज जो अब आप ये एसोसिएट्स डिग्री लॉन्च कर रहे हैं, ये किन फील्ड्स में है? क्या उसका स्ट्रक्चर है? उसका फॉर्मल इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम क्या है जिसके तहत वो, मतलब उसके बाद वो क्या
मास्टर्स करेगा, किस तरीके से वो इवॉल्व Thank आउट होगा, और you. कौन सी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो कि इसको परस्यू कर रही होंगी? थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मुजम्मल साहब। ये मिसपरसेप्शन क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान में कि हमने शायद कुछ बहुत चेंज नहीं किया हमने कुछ। समझने की बात है, हम पुराना सिस्टम जब 2 साल का बैचलर था, बीए कहते थे या बीएस कहते थे, फिर एमए एमएस कहते थे 2 साल का, दुनिया उसको आपको वो 16 एजुकेशन बनती थी ना, 12 ग्रेड के बाद 2 साल 14 फिर 16। दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है वो 16 ईयर एजुकेशन के बाद मास्टर होती है, जिसको एमएस कहते हैं या एमफिल हम पाकिस्तान में कहते थे। तो हमने भी उसी मॉडल को दुनिया के साथ चलने के लिए नामन क्रिएट जो, वरना ये अपॉर्चुनिटी शुरू से है। जितनी भी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है उसके अंदर ऑप्शन है कि आप 2 साल के बाद एग्जिट लेके एसोसिएट डिग्री लेके बाहर निकल जाएं, ताकि जब दोबारा पढ़ना चाहें तो आके 5वें सेमेस्टर में ज्वाइन करके तो 2 साल और पढ़ लें, तो 16 ईयर एजुकेशन आपके पास हो जाएगी एंड यू विल बी एट पार विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ जो हमारे ट्यूशन सेंटर थे ना, या जिन्होंने प्राइवेट एग्जाम देते थे बीए की, उनकी क्योंकि बिजनेस खत्म हो गए तो उन्होंने प्रोपेगेंडा ये खत्म ही नहीं होने दे रहे कि जी जुल्म हो गया, 2 साल का बीए नहीं हो रहा, 2 साल का मास्टर नहीं हो रहा, मिलती थी जॉब। ऐसा नहीं है। आज भी जो एसोसिएट डिग्री 2005 से हमने शुरू की है उसके अंदर यू हैव दी ऑप्शन, एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ दी ऑप्शन कि 2 साल के बाद एग्जिट ले सकते हैं। जैसा बच्चियों के हमारे मसाइल हैं कि शादियां करनी है पेरेंट्स ने, वो 4 साल के लिए कमिटमेंट शायद ना चाहते हो, तो 2 साल के बाद एसोसिएट डिग्री लेके चले जाएं। जब दोबारा मौका मिले तो आके 2 साल और लगा के 16 ईयर एजुकेशन पूरी कर लें। तो बेसिकली ये वही 2 है। साल की जो ये तमाम मतलब आपने कहा कि ये ऑप्शन है, क्या ये बच्चे के पास भी ऑप्शन है या ये यूनिवर्सिटीज डिफाइन करेंगी? मैं अगर अपनी मिसाल दूं, मैं फास्ट से ग्रेजुएट किया हूं, तो हमें तो कभी कोई ऑप्शन ये नहीं थी कि 2 साल के बाद आप एग्जिट ले सकते हैं। देखें, एजुकेशन हैज़ बिकम ए बिजनेस, ये तो माननी पड़ेगा ना, दुनिया में सारों में। ये ऑप्शन लीगली पहले दिन से मौजूद है। यूनिवर्सिटियां ने आपको ऑप्शन नहीं दी या बताया नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये ऑप्शन है। ठीक है, आज भी ऑप्शन है और पाकिस्तान में दुनिया अवेल कर रही है। ये लॉ में लिखा हुआ है कि 2 साल के बाद एग्जिट हो सकता है और उसके बेस पे एसोसिएट डिग्री दी जाती है। यही वजह है कि बहुत से कॉलेजेस में एसोसिएट डिग्री शुरू हुई है, वो 5वां सेमेस्टर पर आके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। लेकिन उसमें और जो आज जो आप लोग नया कर रहे हैं, आपने कहा हमने नई स्किल बेस्ड एक वो लॉन्च कर रहे हैं, वो कहाँ पे लॉन्च हो रही है? ये हर यूनिवर्सिटी के पास ऑप्शन है, लेकिन जो ये आईटी की स्पेशलाइज कोर्स किया ना, हमने कुछ पिछले 1-2 साल पहले हमने आईटी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर हमने कोई एक असेसमेंट की कि किधर हमारा मसला है। क्योंकि जो बाहर की दुनिया को हम बुलाते थे, जापान से बुलाया बिजनेसमैन को आईटी में कि जी आइए देखें हमारे लोगों को मिले, दे वर वेरी इंप्रेस्ड टू वेरी फ्रैंकली। मैंने उनको एचईसी भी बुलाया, 65 के करीब लोग आए थे 2 साल पहले। उन्होंने कहा कि हमें 2030 तक 8 लाख आईटी इंजीनियर चाहिए और पाकिस्तानी लोगों से हम बड़े इंप्रेस हैं। लेकिन आपकी 2 यूनिवर्सिटियों के बच्चे ऐसे होते हैं जो रेडी टू वर्क होते हैं, बाकियों पे थोड़ा सा हमें लगाना पड़ता है, $9-10,000 और कुछ अर्सा लगता है कि उनको उस लेवल पे करने के लिए। और जो गैप मैंने जिसको असेस कराया वो सिर्फ यही था कि वो 2 यूनिवर्सिटियां ज़्यादा हैंड ऑन स्किल देती थी अपने स्टूडेंट को, बाकी थ्योरी पढ़ाते थे। फिर हमने पूरे पाकिस्तान में असेसमेंट एक टेस्ट कराया वॉलंटियर, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आया। उसके बेस पे फिर हमने इंडस्ट्री के साथ मिलके, अपनी एक्रेडिटेशन काउंसिल के साथ मिलके, मिनिस्ट्री और एचईसी ने मुख्तलिफ किस्म के प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन पे हमने उस पर पॉलिसीज़ बनाई है और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हैं कोशिश करके उनके एग्जिट एग्ज़ाम लेंगे और जो गैप्स होंगे उनको फिल करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जब बच्चे मार्केट में जाएं तो एटलीस्ट दे शुड बी मीटिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड, जिसमें उनके पास वो हैंड ऑन स्किल हो कि जो इंडस्ट्री मांग रही है। इस वक्त वेस्ट पूरा जो है ना, वो उनके पास पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी नहीं थी, तो उनके पास काम करने के लिए लोग नहीं। ये बिग अपॉर्चुनिटी है कंट्री लाइक पाकिस्तान। मैं इस वक्त जर्मनी, फ्रांस, इन मुल्कों से हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और मैं उनसे कहता हूँ आइए अपने लेवल की एजुकेशन आप यहाँ अपने हमारे स्टूडेंट को दें और ये आपके लिए भी काम करेंगे, अपने भला भी होगा। एंड दे आर वेरी हैप्पी फॉर दिस मॉडल और उस पर काम भी हो रहा है। इन टर्म्स ऑफ आपने कहा ये, और ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सर्विसेज की है। इट्स द ईजीएस्ट थिंग टू डू। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन चलती रहेगी, सारा कुछ है, लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए है, एनर्जी की कॉस्ट है, जाहिर है आपने चाइना के साथ कम्पीट करना है, स्किल नहीं है वगैरह। सबसे ज़्यादा जो इशू है ना वो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कंटिन्यूटी इंडस्ट्री के लिए, वो बड़ा मसला होता है हमारे जैसे मुल्कों में। डेफिनेटली। फॉर सर्विसेज ऑन द अदर हैंड, एक लड़का जो है वो लिटरली इंटरनेट इस्तेमाल करके अपने घर की बेसमेंट से बैठ के काम कर सकता है और डायरेक्टली डॉलर्स लेकर आ सकता है पाकिस्तान, एंड सो इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। अच्छा, मैंने इसके ऊपर पिछले 3 साल बड़ा एक्सटेंसिवली आई हैव ट्राइड टू अनपैक द सर्विसेज इंडस्ट्री एंड रियली व्हाई
ऑन द इंडस्ट्री साइड पाकिस्तान में ग्रोथ नहीं आ सकी, और हिस्टोरिकली मुझे यही लोगों की तरफ से आता रहा कि नहीं जी वो ब्रांड पाकिस्तान ख़राब था, तो ये मसला था, तो वो मसला था। मैं इस सारे को देखते हुए आई वाज स्टडीइंग इंडिया वेरी क्लोजली, बिकॉज इंडिया बिल्कुल हमारे जैसा है। आप उसको जो भी कह लें ना, वो वहाँ पर इनफैक्ट कुछ एरियाज़ में वो आपसे बदतर ही है। हमारे यहाँ इक्वालिटी बेहतर है, हमारे यहाँ इतनी इनक्वालिटी नहीं है कि उनका अमीर आदमी बहुत अमीर है, उनका गरीब फिर बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली गरीब है। बट ऑन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स कल्चरली हम बड़े सिमिलर हैं, लिटरेसी वाइज हम बड़े सिमिलर हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर डिफरेंस नज़र आती है कि जब इंडिया जो है वो सर्विसेज सेक्टर के अंदर इस टाइम के ऊपर $350 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है सालाना। अच्छा, अगर मैं इकोनॉमी का साइज़ देखूं तो वो शायद हमसे 10 गुना बड़े होंगे। तो कन्वेंशनल एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन में तो बंदा कहता है कि यार ठीक है, $350 का $35 अरब तो आप भी सर्विसेज का कर लें, अगर आप वो उसको कर पा रहे हैं। बट पाकिस्तान में वो सर्विसेज का 5 बिलियन बमुश्किल टच करता है, और हम पिछले 15 साल से सुन ही रहे हैं, क्योंकि मेरा आईटी से ताल्लुक है, तो बस वो बार बार यही आता है कि जी अब नारा लगता है अब 10 अरब पे जाएगा, अब 15 अरब पे जाएगा। तो इस सारे को एनालाइज करके मुझे रियलाइजेशन ये हुई कि भाई एक्चुअल में आपका प्रॉब्लम रॉ मटेरियल का है। ये इंडस्ट्री क्या है? ये इंडस्ट्री ये है कि जी आपने ह्यूमन टैलेंट को बेचना है। ह्यूमन टैलेंट अच्छा आपका होगा तो आप उसको आगे जा करके अच्छे से बेच सकते हैं। जो टॉप टैलेंट होता है वो बाहर जाता है लॉजिकली, क्योंकि उसके पास बाहर अपॉर्चुनिटीज़ बेहतर होती हैं। जो आपका बॉटम वाला टैलेंट है, जो मिड टियर है, उसमें इतना वॉल्यूम ही नहीं आ रहा। मैं क्वालिटी की बात अभी नहीं कर रहा, अभी मैं कह रहा हूँ इतना वॉल्यूम ही नहीं आ रहा कि आप वो 35 बिलियन को अचीव कर सकें। 35 बिलियन अचीव करने के लिए आपको 1 मिलियन इंजीनियर चाहिए। अगर मैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज की बात करूँ, 1 मिलियन तो नंबर आप नहीं प्रोड्यूस कर, आप तो साल का 50,000 प्रोड्यूस करते हैं। वो तो बात की बात है कि उसमें एम्प्लॉयबल है कि नहीं है। तो उस क्वांटिटी को एट द एंड ऑफ द डे आपने बढ़ाना है। अब मसला ये है कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली एक इकोनॉमिक साइकिल से गुजरती है। मतलब हम तो पिछले मैं 10 साल से उठ रहा हूँ। मैं 2015 में ग्रेजुएट किया, 2017 में आपका क्राइसिस आया, 2022 में क्राइसिस आया। हर 5-5 साल में अगर क्राइसिस आ रहा है तो आप तो क्राइसिस आता है, फिर वापस सुकून में आते हैं, फिर अगला क्राइसिस आके खड़ा हो जाता है। तो यू डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट इन ऑल ऑफ दीज एरियाज। व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इज, बात आपकी बिल्कुल वजह है कि सर्विसेज बहुत यूज़फुल है, आने वाले वक्त में सर्विसेज का ही दौर होगा। जो एक मेजर एरिया मैं देखता हूँ ना प्रॉब्लम, हम स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। नैरेटिव भी जनरली यही होता है कि जी स्किल्स अच्छी हैं, कन्वेंशनल एजुकेशन में स्किल्स नहीं सिखाई जा रही हैं, इस वजह से बच्चा फेल हो रहा है। बच्चा उस वजह से नहीं फेल हो रहा, स्किल तो 6 महीने में सिखा दी जाती है। ऐसे ही मैंने जब इंडस्ट्री से बात की तो इंडस्ट्री में लोगों ने क्या बोला, कम्युनिकेशन का मसला। लिटरली अंग्रेज़ी नहीं बोलना चाहते। भई आपने दुनिया के साथ काम करना है, आपको अंग्रेज़ी में बात करनी है, राइट? आप कैसे अंग्रेज़ी को डिसरिगार्ड करके उस पे कर सकते हैं। मैं लास्ट ईयर रशिया गया, 2 दफ़ा रशिया गया। वहाँ पर एजुकेशन के ऊपर, अपॉर्चुनिटी के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर बड़ी बात हो रही थी। इंडिया धड़ाधड़ घुसा हुआ है, रशियन सीख रहा है, पाकिस्तानी सीखना ही नहीं चाहता। यूरोप के अंदर एजिंग पॉपुलेशन है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम है इसके, पाकिस्तानी आता है कहता है यार कहीं जर्मन ना सीखनी पड़ जाए, स्वीडिश ना सीखनी पड़ जाए। अच्छा, पूरी दुनिया के लोग सीख रहे हैं, एवरीबडी हैज़ अ सेकंड, थर्ड, फोर्थ लैंग्वेज। सो कम्युनिकेशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। नंबर 2 के ऊपर मुझे जो बाहर ज़्यादातर लोगों से फीडबैक मिला, वो ये मिला कि जी एक्चुअल में स्किल आती है, प्रॉब्लम वर्क एथिक का है। प्रॉब्लम ये है कि जी डिसिप्लिन का प्रॉब्लम है, टाइम पे नहीं आना, कमिटमेंट कुछ करनी है, करना कुछ है। अब ये तो एक मॉरल वो है जो कि मुझे नहीं पता कि आप फॉर्मल एजुकेशन से सॉल्व भी कैसे करते हैं, राइट? ये एक मुआशरे का एक ऐसा, आपने बस वो पिछले 20 साल की एक दौड़ लग गई पैसा डबल करने वाली के, प्लॉटों वाली और इसकी उसकी, कि जिसने मुआशरे का डीएनए ही आउट कर दिया है। ये और वो जो एक कोर डीएनए था दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ, अब वो अनफॉर्चुनेटली आ ही नहीं पा रहा। इस पूरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं कि जहां पर हम बिल्कुल बजाए कि फ्रीलांसर सब फ्रीलांसर बन जाए, बट फ्रीलांसर इज अ स्टेट ऑफ माइंड, राइट? नहीं, वो फ्रीलांसर चाहिए नहीं। हम तो चाहते हैं कि हमने तो एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट कर दिया। आपको पता है, आपने भी पढ़ा होगा कि हर स्टूडेंट को पढ़ना है। और हम जो स्लोगन दे रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इंस्टेड ऑफ जॉब क्रिएट जॉब्स, डोंट लुक फॉर जॉब, क्रिएट जॉब्स बेसिकली। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत मल्टी मिलियन की कंपनियां भी बन रही हैं, बच्चे बच्चियां मिलकर काम भी कर रहे हैं। अब मैं आता हूँ आपके इशू जो आपने कहा। अब ये बड़ा मुश्किल सवाल है और मेरा ख्याल है इसके लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। देखें, आपने जो बात की है ना, वो बिल्कुल ठीक है, कह रहे हैं आप। इंडिया में खाली
कितने यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितने स्टूडेंट हैं, दैट इज़ नॉट इनफ। या पाकिस्तान में कितने स्टूडेंट हैं, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये दिस इज़ वन इंडिकेटर। एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको शायद हिस्ट्री में याद नाम सुना हो आपने, एक इंडिया में प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं शास्त्री, ठीक है। हम छोटे छोटे होते थे, उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी मशहूर हुई थी कि मैं उतनी धोतियाँ चेंज नहीं करता जितना पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है। किसी भी कौम की जो प्रोग्रेस है उसके लिए चंद बुनियादी इंग्रेडिएंट है कि कंसिस्टेंसी कितनी है आपकी पॉलिसीज़ में अंदर। मैं आई एम नॉट पॉलिटिकल पर्सन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट यू थी कि आप माशरे में क्या सबक दे रहे हैं, आपके बड़े क्या आपकी यूथ को सबक दे रहे हैं। जब हम सच्ची बातें पढ़ते थे तो हमें पता था कि मेहनत करेंगे तो कहीं पहुंचेंगे, पढ़ेंगे तो कहीं, बचपन में हम कहते थे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ठीक है, खेलोगे कूदोगे होगे ख़राब। आजकल खेल कूद वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, पढ़े लिखों को शायद कम मिलते हैं, लेकिन वो भी ठीक है अपनी जगह। मैं लेकिन बात करने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो आपने सोशल चीज़ें कही ना, और बदकिस्मती से मैं बड़े दुखी दिल से एक बात करता होता हूँ कि जिस कौम के माशरे के दो करैक्टर, उस्ताद और इमाम, अपनी ज़िम्मेदारी ना संभालें, वो तो कौमें तरक्की नहीं करती। ये सिर्फ पाकिस्तान का अलमिया नहीं है, ये मुसलमानों का अलमिया है। मैं OIC में रह के आया हूँ, ISS को मैं काम किया कि हमारे इमाम और उस्ताद ने अपना काम छोड़ दिया, जिसकी वजह से माशरे में बिगाड़ आ गया। फिर हमारे बड़ों ने क्या लेसन दिया मुझे आपको, फिर हमने आगे बच्चों को क्या दिया। एक पंजाबी की बात करूँगा, पंजाबी में अगर अच्छा ना लगे तो बेशक ऑडिटिंग में निकाल दीजिए कि जितना कोई लुच्चा उतना ऊँचा। पाकिस्तान में जो हमारी यूथ को मैसेज मिला हुआ है कि मेहनत क्यों करते हो, लिंक ढूंढो, ऊंचा बदतमीजी करो, आपका काम हो जाएगा। शरीफ आदमी को तो सुनता ही कोई नहीं। तो फिर किस तरह आप दुनिया के साथ, आपने जो कहा था ना कि जी वो कहते हैं डिलीवर कर सकते हैं, टेक्निकल साउंड है, लेकिन उनकी जो बिहेवियर एस्पेक्ट है, ह्यूमनिस्टिक, वो बड़े खतरा। हमारी नर्सिंग का ये हमारा मसला है, बहुत टेक्निकली साउंड होंगी, लेकिन जब वो मरीज को उठा के झटका मारेंगे ना, उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह बाहर के देखते हैं। तो वो जो बेसिक फ्लॉज हैं, ये सोशल इश्यूज हैं। और जो हमारी यूनिवर्सिटियों में, मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा कि हमारी यूनिवर्सिटियों की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट, मेरी भी जिम्मेदारी एज ए टीचर। मैं सारी उम्र कहता हूँ कि मैं कसूरवार हूँ जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, क्योंकि लोग कहते नहीं ये फलां का मसला है, ये फलां ने काम नहीं किया, ये फलानों ने पाकिस्तान का बुरा हाल किया। इन सबको पढ़ाया तो मैंने, तो फिर मैं अच्छा टीचर होता तो ये सारा कुछ ना होता ना। तो जो आप बता रहे हैं ये हमारे सोशल इश्यूज हैं, इसको कौन एड्रेस करेगा। आज माशरे में आप देखें ना, सोशल इशू में हम बड़े ओपन होने की कोशिश करते हैं, मीडिया में जाके देखिए क्या कुछ होता है। क्या ये जिस वेस्ट की हम मिसाल देते हैं वो इस तरह एक दूसरे की माँ बहन की करते हैं जो हम अपने सोशल मीडिया में कर रहे हो। किसने इनको ये सबक दिया? मैंने, आपने, हमारे बड़ों ने। तो ये जब तक हम बड़े ठीक नहीं होंगे, हमारी सस्टेनेबल पॉलिसीज नहीं होंगी, जो मैं बिल्डिंग ब्लॉक कहता हूं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फिर ये यूथ तो उसी तरफ जा रही है ना। मेहनत क्यों करे? मेहनत को हमने नवाजा है तो फिर मेहनत जरूर करेंगे। अगर हमने कुछ और चीज देखी है, ये किस जमात से है, ये किसका, इसके पीछे कौन है, इसका वाली वारस कौन है, इसका सपोर्टर कौन है, तो फिर यही चीज निकलेगी। आप तो दुनिया के साथ चलना है तो हमें स्ट्रांग अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, माशरे को ठीक करना पड़ेगा, हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी ठीक करनी, हमारे लीडर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, मेरे उस्ताद को समझनी होगी, मेरे इमाम को समझनी होगी, हमारे पेरेंट्स को समझनी होगी कि ऐसे बातों से या नारे लगाने से चीज़ें ठीक नहीं होती। ठीक है, तो ये ग्राउंड रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और फिक्स करना चाहिए। और जब तक कौमियत हमारे अंदर ये नहीं आएगी, हमें कौम नहीं बनेंगे। सच्ची बात है, मसले इतने ख़राब हो चुके हैं कि मैं नेगेटिव तरफ कभी नहीं जाता, इतना कि तंग आके कभी कभी कहता हूँ कि हमें फ़ख्र होना चाहिए हम पाकिस्तानी। मुझे लोग पूछते हैं ना कहाँ के हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान से। कहते नहीं कौन होते हैं? मैं कहता हूँ पाकिस्तानी हूँ। किधर पैदा हुए? पाकिस्तान में। तो वो माइंड करते हैं कि यार ये क्या कर रहा है, टीज कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए मेरी पहचान पाकिस्तानी, और आई शुड बी प्राउड ऑफ दैट। आई विश कि ये हमारी नस्ल में आ जाए, और आई विश कि हम कौम बन के देखें। अभी जंग हुई है ना, वही 10 गुना बड़े मुल्क को इन्होंने फेंटी लगाई है ना, जीते हैं ना। किस वजह से जीते हैं? जब आप जेल हुए, नेशन बने, और इन्हीं यंग बच्चे बच्चियों ने टेक्नोलॉजी में यहीं से काम करके उनको इंडिजिनस सोल्यूशन दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको मात दी।
तो है ना पोटेंशियल। तो सोचिए ना, ये अगर हम इकट्ठे होते हैं तो मैच भी जीत जाते हैं, बड़े बड़े इशू को मसले हल करते हैं, वरना हम तो ऐसे ही फिर तमाशा देखते रहते हैं, करते रहते हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी सच है जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, और मुझे इसीलिए बहुत सारे पत्थर भी पड़ते हैं कि मैं सच कभी बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ, बोलने की कोशिश भी करता हूँ, बोलता भी रहूंगा इंशाल्लाह। आते हैं वापस आपके कि ये डूएबल थिंग है, प्रोवाइडेड वी विल बिकम ए नेशन। आई विश कि हमारी लीडरशिप मिल के एक फैसला कर ले कि हमने तालीम पे सियासत नहीं करनी, हमने सोशल इशू पे सियासत नहीं करनी, हमने अपने मॉरल वैल्यूज़ पे, पाकिस्तानी पे सियासत नहीं करनी, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये बच्चों का कसूर नहीं है, इन बच्चों को गलत रास्ते पे हमने डाला, बड़ों ने डाला। इन बच्चों को डायरेक्शन गलत हमने दी कि कोई ज़रूरत नहीं मेहनत की, ऊंचा बोलो, गुस्सा करो, शाउटिंग करो, आपकी बात सुनी जाएगी। तो फिर किस मेहनत कौन करेगा? पोटेंशियल मैं फिर कहता हूं कि हम में शायद इंडिया से बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खुद उनके साथ पढ़ा भी है, इकट्ठा अमेरिका में होते थे, मैं फ्रीक्वेंट विजिटर भी हूँ उनकी यूनिवर्सिटियों में, हमारा मैंने देखा है। हम किसी से कम नहीं है, सिर्फ हम बंच ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर, वी आर नॉट ए नेशन। जिस दिन नेशन बन गए भाई, और एक दूसरे की गलतियों के बजाय एक दूसरे को हेल्प करके हम इकट्ठे खड़े होने शुरू हो जाए, कोई वजह नहीं है कि ये मुल्क भी तरक्की करे। अल्लाह ताला ने हमें सब चीज़ों से नवाजा। राइट। मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आई गो बैक टू, आपने थोड़ा सा मेंशन किया दरमियान में डेटा सेंटर्स के बारे में, एंड सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हैं पिछले कुछ अर्से से। आई एक्चुअली रेड एन आर्टिकल रिसेंटली अबाउट, एक तो आप लोगों की आई थिंक फाइबर ऑप्टिक केबल भी पूरी बिछी है, एक लोकलाइज्ड इंटरनेट सिस्टम पूरा इस्टेब्लिश हुआ है। टेल मी अ बिट अबाउट दैट प्रोजेक्ट। देखें, जब 2005 में 2002 में HEC बन गया था, तो शुरू से हमने टेक्नोलॉजी की तरफ जाना शुरू किया, और हमने पहला पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क बनाया जिसको पर्न कहते हैं। और उस वक्त मिनिमम स्पीड के साथ जो ओल्ड टेक्नोलॉजीज के जरिए यूनिवर्सिटियों को कनेक्ट किया, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने आउटसोर्स अपनी हमारी फाइबर ऑप्टिक्स जो है, डार्क फाइबर और फाइबर ऑप्टिक्स जो बिछी हुई है, तकरीबन 7,000 किलोमीटर की है, जो सिर्फ यूनिवर्सिटियों के लिए। एक तो है ना नेशनल लेवल की जो नेटवर्किंग है, अंडर द सी चल रही है, उस पर हम हैं, लेकिन हमारी अपनी पैरेलल चल रही है अपनी मीन हायर एजुकेशन सेक्टर के अंदर, जो सब यूनिवर्सिटियों को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है, और 24/7 ये फैसिलिटी उनको मिल रही है। और ये सारा प्रोजेक्ट ये सेल्फ सस्टेन है, इसमें गवर्नमेंट की कोई इतनी इन्वेस्ट, शुरू में थी इन्वेस्टमेंट, अब नहीं, अब हमने पिछले चंद सालों से इसको सेल्फ मेंटेनेबल बना लिया है, जिसमें हमें अब गवर्नमेंट से इनपुट नहीं लेनी पड़ती। यूनिवर्सिटियाँ उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देती हैं, जो इसका सिस्टम है वो खुद अपनी कंट्रीब्यूशन बढ़ाता है साथ साथ, और ये सिस्टम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक लंबा सफ़र है, जो एक पूरी एक ट्रैक है जिसमें टेक्नोलॉजी का हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी बनाई, डिजिटल लाइब्रेरी दी, पूरे पाकिस्तान को एक्सेस दी, हज़ारों की तादाद में फुल टेक्स्ट जर्नल अवेलेबल है, फ्री कास्ट है टू स्टूडेंट, टू रिसर्चर, और यूनिवर्सिटी को एक्सेस दी हुई है। फिर स्मार्ट क्लासरूम बना दिए हुए हैं, जो टिपिकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम नहीं है, बल्कि 3D उस पर काम करते हैं कि लेट्स सी, इस वक्त भी हमारे पास फैसिलिटी है कि हम एट ए टाइम 4 से 5,000 बच्चियों को कोई भी ट्रेनिंग या कोई भी करा सकते हैं कहीं से बैठ के, जिसमें खुशदार से लेके गिलगित बल्तिस्तान से लेके कश्मीर से, इंटीरियर सिंध से, सदरन पंजाब से, मुख्तलिफ जगहों पे वो जो लगे हुए हैं यूनिवर्सिटियों के अंदर, उसमें कोई बच्चा सवाल करता है और टीचर डायरेक्ट उस पॉप अप होकर स्क्रीन पे आता है और डायरेक्ट टीचर उसको जवाब देता है, और आपस में इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर लिया है, चाइना हमें सिटका उसमें ग्रांट एंड एड दे रहा है $250 मिलियन की। 200 और क्लासरूम आ रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी, उसके एग्रीमेंट हो चुके हैं हमारे उनके साथ, पाइपलाइन में है, जिससे हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी एट ए टाइम पाकिस्तान में आप ऑनलाइन एजुकेशन 1 लाख बच्चों को भी टाइम नहीं दे सकेंगे। तो ये इसमें बेसिकली ये होगा कि आपके जो टीचर्स हैं वो बड़े शहरों से रिमोट एरियाज को पढ़ा रहे हैं। हम उससे आगे निकल गए, अब उससे आगे निकल गए। मैं अभी ये पुरानी चीज़ बता रहा हूँ। ये जो रिसेंटली हमने इसी तरह हमने अपने चैनल बना दिए यूट्यूब के, बाकी यूनिवर्सिटियों को दे दिए, उनके टीवी चैनल बना दिए कि आपका कम्युनिकेशन बढ़े, मल्टीपल आप टूल यूज़ करके एक्सेस बढ़ाएं, लोगों को उनकी ट्रेनिंग दें। भाई ये जो आपने कहा ना कि जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ, बलोचिस्तान में वुमेन यूनिवर्सिटी थी, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट वे बैक इन 2007-8 की बात करता हूँ, जब थोड़े से मसाइल थे वहाँ पे, टीचर नहीं पहुँच सकते थे वहाँ पे, वो थोड़ा एथनिकलिसिटी की बेस पे झगड़े शुरू होने के,
वो नॉन बलोचीज को वहाँ से मसले होने शुरू हो गए। तो मेरे पास उनकी वाइस चांसलर साहबा आई और रजिस्ट्रार बड़ी परेशान कि जी हमारी बच्चियाँ जो 5वें सेमेस्टर में पहुँच गई, हमारे पास तो टीचर कोई नहीं। और टीचर क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं, पैसे नहीं पैसे हैं, आता कोई नहीं वहाँ पे, क्वालिफाइड टीचर नहीं आ सकते इधर से, क्योंकि उनको दे आर नॉट फीलिंग सेफ देयर फॉर दैट पर्पज। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं। मैंने इमीडिएटली इस्लामाबाद से उनको मुख्तलिफ IT यूनिवर्सिटियाँ थी, फास थी, नस थी, बेसिकली कामसेट थी, इस तरह की यूनिवर्सिटियों से टीचर लिए, कायद आज़म यूनिवर्सिटी से जो लोकल यूनिवर्सिटियाँ थी, और उनको कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी आपके पास है, ये टीचर आपको डिलीवर करेंगे, वहाँ एक लेक्चर या कोई उस सब्जेक्ट का जूनियर बंदा रखते हैं या बंदी रख लें जो कोऑर्डिनेशन करेगा। इन्होंने पढ़ाए भी, वो चलते रहे, अभी भी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, तो वो फैसिलिटी तो है हमारे पास जी। अभी जो रिसेंटली हमने इकोसिस्टम बिल्ड किया ना, वो इकोसिस्टम है कि जो हम AI इनेबल एजेंट के तौर पे टीचर, जो मशीन टीचर होगा, मशीन लर्निंग के जरिए वो पढ़ाएंगे उनको। और माशाल्लाह वो उसमें वो हमने एक तजर्बा उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर लिया हवावे के साथ मिलकर, 1-2 कंपनियों के साथ किया हमने, 2-4 लोगों को उस पर एक्सपेरिमेंट किया है। और इट इज़ व्हाट सच ए वंडरफुल आइडिया कि वो क्या करेगा कि वो टीचर आपको भी पढ़ाएगा, मुझे भी पढ़ाएगा, तीसरे को भी, आपकी जो कैपेसिटी है उसके मुताबिक आपको रीट्यून करके रीइटरेट करेगा, जो वीक एरिया है मुझे मेरे मुताबिक करेगा। ये लोगों के लिए जहन में शत आ रहा है कि शायद टीचर का रोल खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं हो रहा, टीचर का रोल चेंज हो जाएगा। आपका कंप्यूटर, आपका रोबोट आपको पढ़ाएगा, आपको ट्रेन करेगा, आपको वर्चुअली जो वर्चुअल रियलिटी है उसके तहत आपके साथ वो मुख्तलिफ, जिसको आजकल एजेंट का नाम दे रहे हैं, वो उस पर हम एक्सपेरिमेंट करके अब वो सिस्टम पाकिस्तान में ला चुके हैं। और फिर हमने जो अच्छा काम किया है, हमने इसको हिस्ट्री से जोड़ा है। जिस तरह हमने जो बनाया है डेटा सेंटर, और वो बेसिकली एक मुसलमान औरत थी मरियम के नाम से, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था जिससे वो रास्ता, जैसा GPS है ना आजकल, उसको बनाया था। हमने उसके नाम पे उसको जो है ना बेसिकली उस जो चीज़ बनाई है उसको उसका नाम दिया है। उसमें जो इनिशिएटिव थे उसमें हमने जो बेसिकली जो एस्ट्रोलॉब बनाया ना, डेटा सेंटर जिसको हम कहते हैं, ये उसके नाम का हिस्सा था, इसलिए उसको उसका नाम दिया है, ताकि हम वी शुड बी प्राउड कि हमारी हिस्ट्री इतनी मजबूत थी। जो आज साइंस काम कर रही है, हमारे मुसलमानों ने 7वीं और 13वीं सेंचुरी के दरमियान काम किया था। फिर शायद हमारा फोकस चेंज हो गया, जो अभी मुसलमानों का हाल है, इसीलिए कि हमने तालीम पे, उस तरबियत पे इतना फोकस नहीं किया, और वो हम पीछे रह गए। और वेस्ट राइटली जो उस वक्त डार्क एजेस में थी, अब दुनिया में लीड कर, तो हमने उसको वापस हर चीज़ को उसी से जोड़ा। इसी तरह जो आप कह रहे हैं कि एक तो हमने वो डेटा सेंटर को मरियम के नाम पे, उसी पे एस्ट्रोलैब के नाम पे रखा है, ताकि हमारे जो है वो यूथ के अंदर जो है वो एक्साइटमेंट आया कि ये हमारी तो बुनियाद हमारी थी, ये हमारे एसेट्स थे। इसी तरह जो ERP सोल्यूशन है, बड़ा फेमस है आजकल, सैप का या बाकी दूसरी कंपनियों का है, पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया ताकि हमारी जो देखो इस वक्त आपको जो IT के बंदे हैं आपको पता है कि इस वक्त तो डेटा की वैल्यू है। आपके पास रियल डेटा हो, आपके लिए प्लानिंग आसान है, आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन आसान है, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन आसान है। लेकिन हम तो एक्सेल की शीटों पे अभी भी काम कर रहे होते हैं। हमने अला बैक इन 2000 मेरा ख्याल 8-9 में हमने चंद यूनिवर्सिटियों को उस वक्त पीपल सॉफ्ट का सोल्यूशन भी दिया, बड़ा एक्सपेंसिव, लेकिन वो किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। अभी हमने एक होलिस्टिक वे में स्टडी करके उसके जो फाल से वो करके ERP सोल्यूशन लिया है पाकिस्तान के लिए बेहतरीन, और 25 यूनिवर्सिटियों को लाइव कर दिया। इसका नाम हमने क्या रखता, मकतब रखा है। ये भी इसको लिंक किया अपनी हिस्ट्री से, उस वक्त जो ये जो डाटा होता था इनको देखा जाता था। इसी तरह हमने क्लाउड कंप्यूटिंग का सिस्टम पाकिस्तान में लिया है, जिसको नाम सदीम का नाम दिया, जो उस वक्त इस चीज़ को यूज़ किया जाता था। ये क्योंकि मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं थोड़े मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, फिर कभी चाहेंगे तो मैं आपको जो है ये जो हमने AI एनेबल सुपर कंप्यूटर, या जिसको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग कहते हैं, इसको हमने नाम दिया अलमाइसा। जो इस्लामिक वर्ल्ड में उस वक्त जब ये थिंकिंग होती थी ना, कि जब गैलेक्सीज को देखते थे वो उस तरह करते थे, वो उस वक्त इसका नाम यूज़ करते थे। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में, आप टेक्नोलॉजी के बंदे हैं, ये लगती वैसी ख्वाब है, लेकिन मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट 1-2 वीक में आप इसको पब्लिक हम आपको डोमेन में दिखाएंगे भी, फिजिकल भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब लॉन्च करा रहे हैं, लॉन्च करेंगे इसको, और सारी हम यूथ को भी, सारे वाइस चांसलर को बुला रहे हैं। इंशाल्लाह वो देखेंगे कि ये पाकिस्तान में चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। यही नहीं है
क्योंकि आपको पता है दुनिया में जो हम टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं दुनिया के, पता नहीं ये क्या कर लेंगे। ठीक है, हमने उसके पैरेलल सिस्टम भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ कंट्री के साथ मिलकर उसकी भी अवेलेबिलिटी कर दी है कि हमारी यूथ को उस टेक्नोलॉजी पे काम करने का मौका मिले जिसमें उन्होंने आज और आने वाले कल में काम करना है। और इंशाल्लाह ये अगले 15 सालों के लिए हमारी टेक्नोलॉजी 10-15 साल के लिए तो हमें कोई इशू नहीं है, और इंशाल्लाह साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट भी होती रहेगी। इस सारे इकोसिस्टम में 2-3 चीज़ें रह गई थी, उसको भी हमने थैंक्स टू प्लानिंग कमीशन के उन्होंने हमें फंडिंग भी दे दी। हम उसमें 2-3 चीज़ें रह गई थी, वो भी इंशाल्लाह एडवर्टाइज हो गई हैं, तो वो अगले 3-4 महीने में आ जाएंगी। तो दिस होल इकोसिस्टम विल बी अवेलेबल, इज अवेलेबल टू आवर यूथ फॉर ऑल कंप्यूटिंग पावर, फॉर ऑल टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग द AI बेसिस। पाकिस्तान के पहले विचार बनने शुरू हो गए, पाकिस्तान में एजेंट बनने शुरू हो गए अपने, हमने वो डेवलप कर लिए हैं इंशाल्लाह, और जल्दी ही रिमोटस एरिया में वो मशीन जो है वो पढ़ा रही होगी, उनको लाइव और क्वेश्चन आंसर लाइव भी हो रहे होंगे इंशाल्लाह। ये जो सिस्टम आप बता रहे हैं ऑटोनमस मशीन टीचर्स का, ये टेक्स्ट बेस्ड है या ये सॉर्ट ऑफ विजुअल एक्सपीरियंस है? नहीं जी, बिल्कुल वो वर्चुअल जो टेक्नोलॉजी के तहत वो बिल्कुल टेक्स्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आंसर भी है, लेकिन जो लर्निंग है वो डायरेक्ट भी है, डिलीवरी डायरेक्ट होगी इंशाल्लाह जल्द। राइट, मैं इसको रैप अप की तरफ लेकर जाता हूँ। आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव। पहले तो ये बताएं कि बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में ना, ये सिर्फ हायर एजुकेशन का नहीं है, बहुत सारे ऑलमोस्ट हर इदारे, हर इंडस्ट्री में लोग आते हैं आगे कहते हैं यार गवर्नमेंट ये चीज़ फिक्स करे, गवर्नमेंट वो चीज़ फिक्स करे, या कोई इंस्टीट्यूशन जो कि गवर्नमेंट का है वो फिक्स करे आगे। बट वो लॉस्ट इन, वो एक्चुअली काफ़ी दफ़ा पॉलिसीज़ होती भी हैं बट वो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो जाती हैं। जैसा कि आपने वो एसोसिएट्स डिग्री की बात की कि अगर बाय लॉ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, तो एज अ स्टूडेंट आई हैड नो आइडिया, राइट, कि मैं फॉर एग्जांपल 2 साल बाद मैं कहता यार मुझे ब्रेक लेनी है, मैंने बस ये कर लिया है, मैं ज़रा साल बाद वापस आ जाऊँगा। तो और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि, और मैं आई नो पीपल जो कि 7वां सेमेस्टर के बाद डिग्री छोड़ देते हैं क्योंकि काम लग गया, कोई धंधा मिल गया तो उसमें वो शुरू हो गए और उन्होंने डिग्री छोड़ दी। हालांकि अगर वो अपनी एक ऑफिशियल 2 साल की डिग्री ले लेते तो उनके दिमाग में ये होता है यार मैंने 2 साल की डिग्री ले ली हुई है, अब मैं आगे जहाँ भी काम पे जा रहा हूँ 1 साल 2 साल बाद रिक्वायर्ड दोबारा मैं ज्वाइन कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं दोबारा ज्वाइन कर लूँ। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, बट इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली बच्चों को पता ही नहीं होती। तो पहला तो ये कि फॉर स्टूडेंट्स, फॉर फैकल्टी, फॉर पीपल, इनको ये इन्फॉर्मेशन HEC की पॉलिसीज़, HEC की अंडरस्टैंडिंग एक सिंपलर वे के अंदर कैसे पता लग सकती है। मतलब वो आपकी जो पॉलिसी है वो इतनी टेक्निकल होती है कि वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती, और अगर वो पॉलिसी और एक्चुअल्स में डिफरेंस है किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर या पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी के अंदर, तो जो भी स्टेक होल्डर है वो कैसे जा कर के कह सकता है कि यार ये मेरी यूनिवर्सिटी कंप्लाइंट नहीं है? क्या उसको जाके कोर्ट में केस ही करना है, या वो एक्चुअली HEC के पास आ सकता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करवा सकता है? आपने कहा पाकिस्तानी बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो द पॉइंट इज के देखें ये सारी पॉलिसी वेब पे पड़ी है। हमारे बच्चे इतने स्मार्ट हैं कि जो बगैर मेहनत के डिग्री मिलनी हो पैसे दे के वो तो पकड़ लेते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है उसको नहीं पढ़ते। ठीक है, एक तो मैं बुनियादी चीज़ करूं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करके, मेरी कोशिश थी, लेकिन अब टाइम थोड़ा अल्लाह करेगा, फ्यूचर के जो लीडरशिप आएगी वो उसको कंटिन्यू करेगी, कि मैं ह्यूमन फैक्टर सारा निकाल देना चाहता हूँ इस सिस्टम में, पाकिस्तानी सिस्टम में। जहाँ ह्यूमन फैक्टर होते हैं तो देन इट इज़ पर्सन स्पेसिफिक हो जाता है। ठीक है, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेजर जितनी भी हायर एजुकेशन की पॉलिसी है, भले वो अंडर ग्रेजुएट की हो, भले पोस्ट ग्रेजुएट की हो, बल्कि प्लेजरिज्म की हो, रिसर्च की पॉलिसी, अपॉइंटमेंट क्राइटेरियाज हैं, सारी चीज़ें हमने कंसल्टेशन से एग्री करा के कमीशन से अप्रूव करके भेज दिया यूनिवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करें और उसको वेबसाइट पे डाल दी। मेरा टारगेट ये था कि 2-4 पॉलिसीज़ रह गई हैं, एक ड्यूअल डिग्री की है, एक जो फॉरेन TNE पॉलिसी हमने कर ली, हमने डिस्टेंस एजुकेशन की, ऑनलाइन एजुकेशन की पॉलिसी फाइनल करके अपलोड कर दी, सारा कुछ। 2-3 रह गई हैं, कोशिश तो है, लेकिन अपनी 2 हफ्ते रह गए हैं, इसमें शायद मुश्किल पॉसिबल ना हो, लेकिन आने वाले दिनों पे लोग करेंगे। और जब ये सारा कुछ हो जाता है तो मैंने जो एक एग्रीमेंट अपनी यूनिवर्सिटियों से किया है कि वो विल साइन ऑफ, कि हमें फिर कमेटियां बना के आपको भेजना नहीं पड़ेगा कि आप खाने भी खिलाएं, विज़िट कराएं, फीसें जमा कराएं, उनको रखें। कल वो फिर पर्सन स्पेसिफिक जिस तरह होता है ना कि यू शो मी द फेस आई शो यू द लॉ, उसको ख़त्म करते हैं कि ये एक स्टैंडर्डाइज सोसाइटी के पास ये कॉन्फिडेंस हो कि कम से कम इस सेक्टर के अंदर जो चीज़ है वो सबके लिए एक जैसी है।
ये नहीं हो सकता कि मैं आपके लिए डिफरेंट कहूँ, उनके लिए डिफरेंट हो। तो ये पॉलिसी थी। और फिर जो आप बता रहे हैं ना, ये सारी पॉलिसीज़ में लिखा हुआ है। अभी भी कहीं किसी वक्त टाइम मिले ना तो वेबसाइट पे जाइए, अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी देखिए, दूसरी पॉलिसी नहीं, मैं देखिए। समझना ये चाह रहा हूँ कि देखें पॉलिसीज़ तो लिखी हुई हैं, लेकिन लेकिन उन पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई तरीका, कोई जी ज़रिया मैं आ है रहा हूँ, जिसमें मैं आ अगर रहा हूँ, मैं आ रहा हाँ, हूँ। उसमें बेसिकली हमारे क्वालिटी इन्हांसमेंट सारी यूनिवर्सिटियों में मौजूद हैं, जो डायरेक्टली लिंक है विद क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसी जो इंडिपेंडेंट बनी हुई है एचईसी में, और क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट जो है। कोई इशू होता है, एवरीबॉडी हैज़ डायरेक्ट एक्सेस, दे कैन राइट अस ऑनलाइन, दे कैन सेंड अस मेशर, और इमीडिएटली हम यूनिवर्सिटियों को भेजते हैं उसमें। और कोई मसला हो तो आवर ऑफिस आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। मेजॉरिटी हम में से जो टॉप पे लोग बैठे हैं वो प्रोफेसर हैं माशाल्लाह। तो हम वो नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच नहीं है हमारे इदारे में कि वो उस तरह की काम करें। नीचे हो सकती है, नीचे वो उसी सिस्टम का हम सारे इस ऊपर टॉप पे हमारे कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक्सेस करना चाहे, किसी को इन्फॉर्मेशन हो, देर सवेर हो जाती है डेफिनेटली। हमने भी आस्ता आस्ता सीखा है, लर्न किया है और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो जिस तरह डिग्री अवार्डिंग इशू, वो जो डिग्री की असेसमेंट या डिग्री की इवेलुएशन या अटेस्टेशन का इशू होता था, मैनुअल होता था, लाइनें लगती थी, टोटल ऑनलाइन हो गया हुआ। और मैं अभी भी नादरा के चेयरमैन के साथ मिलकर उसको और आसान कर रहे हैं इंशाल्लाह। और ब्लॉक चेन की जैसी टेक्नोलॉजी आती है हमें अगले 4 महीने में, तो फिर आपको किसी को ना आने की ज़रूरत है, ना किसी से पूछने की ज़रूरत है, ऑनलाइन सारी चीज़ें हो जाएंगी और आपके पास इंशाल्लाह वो हर चीज़ अवेलेबल है। और ये सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन हम सफ़र तय कर चुके। समझने की बात है, सुनी सुनाई बातों पे यकीन ना करें। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे जो चल रहा होगा, थोड़ा सा उसको इग्नोर करके फैक्ट चेक। आपने भी मीडिया के अंदर एक बड़ा फेक फैक्ट्स, वो जो एक कंसेप्ट शुरू किया हुआ ना कि कौन सी खबर जो है सच्ची है, कभी देख लेना चाहिए, सुन लेना चाहिए। हमारे हर रीजन में ऑफिसेज हैं, कराची में भी है, लाहौर में भी है, पेशावर में भी है, कोयटा में भी है, इस्लामाबाद में भी है। अभी हम और रीजन ऑफिस बरादरा की ज़रा बनाने लगे हैं जो फैसिलिटेशन देंगे कि हमारी यूथ को, अपने लोगों को टाइम पे फैसिलिटेशन मिल सके। इसकी मतलब जो आपके ये ऑफिस करंटली एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई आपकी कंप्लेंट का या कंप्लायंस का कोई ऑफिस है जिसमें लाइजन ऑफिस कह लें, या जिस तरह ओम्बड्समैन होते हैं जिनका काम है कि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली कंप्लेंट्स को या उनको सुना जाए? जी बिल्कुल, इवन यूनिवर्सिटियों में भी है। और उसके अलावा जो हमने एक अपना रूटीन में एक होता है कि लाइव हमने जो वेब बेस्ड टीवी चैनल एचईसी का बना हुआ है, हर डिवीजन का हेड फ्रीक्वेंट उसका साइकिल होता है, लिखा होता है, मैंने बना होता है कि किस दिन का होना है, वो लाइव अवेलेबल होता है। लोग लाइव आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, अपनी क्वेरीज पूछते हैं, उनको जवाब दिया जाता है। वो अटेस्टेशन के बारे में है, रिसर्च के बारे में है, एकेडमिक्स के बारे में है, क्वालिटी के बारे में है। ये रूटीन में हो रहा होता है ये सारी चीज़ें। राइट। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है प्रॉब्ली यूके स्टाइल है कि आपको एक डिग्री है, डिग्री के एक सर्टेन सेट ऑफ कोर्सेज हैं। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा, मैं नॉट यूके स्टाइल, इट इज़ मेनली यूएस स्टाइल। जो पीएचडी लेवल की यूके का सिस्टम है, दैट इज़ कोर्स के बगैर किया जाता है, वो रिसर्च बेस है बेसिकली। लेकिन हमने जो बोलोनिया पार्ट है ना उनका यूके का, उसको भी मद्देनजर रख के हमने एक ब्लेंड सिस्टम बनाया हुआ है कि हमने दुनिया के साथ चलना है। बट मेनली ज़्यादा फोकस मेरा ख्याल है यूएस का है, 4+2+3 to 5 ये सिस्टम है। जबकि यूके में जो है वो 3 साल है, फिर 2 साल है, फिर 3 साल। राइट। तो लेकिन हमने दोनों को समझा। मैं ज़रा बैचलर्स को मद्देनजर रख के अगर बोलूँ कि यूएस के अंदर आप जब जाते हैं तो आपके पास बड़ा एक ओपन एंडेड सा सिस्टम होता है। बच्चा आता है, बच्चा आके अपनी मर्जी से डिफरेंट कोर्सेज लेता है, उसका मिला करके एक सॉर्ट ऑफ मेजर बना लेता है और उसकी डिग्री उसके अराउंड निकल जाती है। आप एक डिग्री में प्रोग्राम में एंटर करते हैं, बट आपका मेजर सॉर्ट ऑफ ओपन एंडेड सा डिसाइडेड होता है। दैट गिव्स a lot more पावर टू द स्टूडेंट कि वो ओवर टाइम इवॉल्व करके अपने आप को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ढूंढ सके। पाकिस्तान में मोस्टली वो यही होता है कि जी आपको एक डिग्री ऑफर कर रहे हैं, उस डिग्री के अंदर ये 40 कोर्सेज हैं, 40 में से 35 कोर्सेज उन्होंने प्री डिफाइन किए हुए हैं। 5 कोर्सेज में आप थोड़ा सा आपको ऑप्शन दे देते हैं कि यार आगे पीछे देख लो कि अगर मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था तो उसमें अगर मशीन लर्निंग करनी है, वेब डेवलपमेंट करनी है, वो थोड़ी सी ऑप्शन है आपके पास। ऑन द अदर हैंड, अच्छा उसी यूनिवर्सिटी के अंदर बिजनेस स्कूल भी था, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आपकी मतलब मल्टीपल डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ़र हो रहे हैं, कोर्सेज ऐसे ऑफ़र हो रहे हैं। मैं ज़रा कंप्यूटर साइंस का था, लेकिन मेरा शौक जो थे वो ज़रा मार्केटिंग की तरफ थे, बिज़नेस की तरफ थे, बट मेरे पास कोई एक्सेस नहीं था। मैं एक दफ़ा घुस तो गया, लेकिन शायद अगर मैं अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा इस तरह के कोर्सेज ले पाता तो मैं कंप्यूटर साइंस की जगह बिजनेस एनालिटिक्स की डिग्री बना देता इवेंचुअली, राइट। अब आज जब हम एआई की बात करते हैं तो हम एक्सक्लूसिवली ये नहीं कह रहे कि बस एआई ही फील्ड है, हम ये कह रहे हैं कि एआई की वजह से बहुत सारी फील्ड्स चेंज हो रही हैं और सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं। तो उसमें ये जो सिस्टम है कि एक
हार्ड कोडेड, एवरीथिंग इज हार्ड कोडेड। मैंने एफएससी के बाद एक डिसीजन ले लिया, अब अगले 4 साल मुझे उस डिसीजन के आई हैव टू वॉक द वॉक, राइट? आई कैन नॉट इवॉल्व इनटू समथिंग डिफरेंट। इसके पीछे क्या ये एचईसी ड्रिवन है कि यार आपने हार्ड लॉक्ड किस्म की डिग्री करानी है, आपने वो करना है, या ये यूनिवर्सिटियाँ इस तरह से करती हैं? क्या यूनिवर्सिटियों के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो बच्चों को ओपन एंडेड दे दें कि यार इतने क्रेडिट्स हैं, इतने वो हैं, आपने ये मेजर डिसाइड, आपकी मर्जी, आपने कैसे करना है, आपने जो कोर्स लेना है आप लें और लर्निंग करें, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग करें, नॉट लर्निंग फॉर द सेक ऑफ कि ये डिग्री का ठप्पा लगेगा और मैं आगे चला जाऊँगा। तो इसके बारे में अगर थोड़ा सा बताएं। देखें, हम बाहर की मिसालें देते हैं। यूके में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, पता है ना आप, दे डोंट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्योंकि वो मॉरली सोशली इतने डेवलप हो चुके हैं कि एवरीबॉडी फॉलो द लॉ, जो भी प्रैक्टिस है वहाँ पे। ऐसे ही हमें यहाँ पे एक लॉन के अंदर लिखना पड़ता है कि फूल तोड़ना मना है, हमें लिखना पड़ता है कि ट्रेस पासिंग दरमियान में से ना गुजरे, इस रास्ते से गुजरे। वजह क्या है? वी आर स्टिल इवॉल्विंग सोसाइटी। तो हमें, मैं समझता हूँ कि हमें टेक्निकली यूनिवर्सिटीज और ऑटोनोमस, उनको अपने मुताबिक फैसले करने चाहिए। देखें, एचईसी जो होती है मिनिमम स्टैंडर्ड बनाती है, मिनिमम स्ट्रक्चर। आप जो कह रहे हैं ना कोर्सेज, ये आप फैकल्टी, क्योंकि हर सब्जेक्ट की नेशनल करिकुलम कमेटी है, उनकी जो एक्रेडिटेशन काउंसिल है मेंबर, वो उसमें में से होता है। उनकी जो इंडस्ट्री है जो हायरिंग करती है, उनको वो लोग बैठते हैं उसके दम, ये फैसला करते हैं। एचईसी में तो चंद 100 क्लर्क बैठे हुए हैं ना, हमने तो कोऑर्डिनेशन का काम करना है। हमने स्ट्रक्चर बनाया कि बेसिक कोर्सेज इतने हैं, अप्लाइड इतने हैं, सोशल इतने हैं, फिर गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, पाकिस्तान स्टडी पढ़ना है, इस्लामिक स्टडी पढ़ना है, ये सारे कोर्सेज, एक स्ट्रक्चर है मिनिमम। यूनिवर्सिटीज आर बाउंड टू फॉलो द मिनिमम क्राइटेरिया, नोबडी इज स्टॉपिंग देम टू ऐड ऑन थिंग्स और उसको बेहतर करें, वरना तो कुकी कटर है, सारे एक जैसे निकलने चाहिए। तो वाई वन यूनिवर्सिटी ए के विल बी बेटर देन बी? बिकॉज वो एडिशनल टॉप ऑफ क्या कर रही है, वो टीचर क्या मिनिमम इसलिए रखा है कि मोबिलिटी के लिए आसानी हो जाए, वरना हमारे एम्प्लॉइज जो कराची में काम कर रहे हैं अगर लाहौर आएंगे तो वो कहेंगे जी ये तो कोर्सेज ही नहीं हम पढ़ाते। तो मिनिमम जो डिग्री रिक्वायरमेंट है वो, और मैक्सिमम के हमने दरमियान में यूनिवर्सिटी से कहा है जो मर्जी करें। सेमेस्टर सिस्टम में वैसे भी, और यूनिवर्सिटियों को उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन मसला ये है ना कि मैंने 4 कोर्सेज पढ़ाए थे 1985 में, मैं चाहता हूँ वो तो चलते रहे, मेरी नौकरी लगी हुई। ठीक है, अगेन वेलकम इन पाकिस्तान, बट वी आर गेटिंग बेटर, और इंशाल्लाह वी हैव नो अदर ऑप्शन बट टू चेंज एज द चेंजिंग एनवायरनमेंट इज। और जो मैंने आपको कुछ टेक्नोलॉजी की हल्की सी टच दिया, बिकॉज आई एम नॉट एन IT पर्सन, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने बिल्ड कर दिया पाकिस्तान में, जिसकी ज़रूरत है आज भी और कल भी। हमने वो रिसोर्सेज भी दे दिए यूनिवर्सिटियों को कि आए आगे। मुश्किल टाइम है, लेकिन उस मुश्किल टाइम में भी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम अपनी यूथ को, जो जैसे शुरू में आपने कहा है, दिस इज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये हमारे लिए गोल्ड माइन है। ये अगर सही ट्रेनिंग ले गए, सही तरबियत होगी इनकी, तो सत्तो खैरान है, पाकिस्तान के फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। अल्लाह ना करे हम ट्रैक से उतर गए तो फिर गॉड फॉरबिड। राइट सर, यहाँ पे मैं इसको रैप अप करता हूँ। आई विल आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई जनरली आस्क ऑल ऑफ माय गेस्ट्स, एंड आई वांट यू टू गिव मी एन ऑथेंटिक आंसर। इसके ऊपर ज़ाहिर है लोग जो हैं, अच्छा इसमें 2-3 चीज़ें लोग इस सवाल के जवाब में करते हैं। लोग जनरली ये करते हैं कि अगर इफ़ दिस हैपन्स देन ऐसे होगा। व्हाट आई वांट यू टू डू इज़ जस्ट इमेजिन कि आपको इस वक्त क्या फीलिंग आती है इस सवाल के जवाब की। पाकिस्तान को तकरीबन मेरा ख्याल है 78 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए, 76 ईयर्स हो गए आई गेस, नहीं 78 ईयर्स हो गए, 2025 में 78th ईयर होगा। 25 साल बाद 2050 का पाकिस्तान 103 साल का होगा। ज़ाहिर है इसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली मेरे, आई एम 34 ईयर्स ओल्ड, हर थोड़े अरसे बाद नाजुक मोड पे ही, मुझे लगता है हम रहते ही नाजुक मोड पे, हम कभी कभार जाते हैं जैसे जो ना स्ट्रेंथन्ड मोड पे। बट नोइंग व्हाट यू नो नाउ, दरमियान में आप जो है वो US गए पढ़ने के लिए, फिर मोरक्को गए जॉब के लिए, कंटिन्यूसली यू कम बैक, आपने ऐसी एक रोल में काम किया है जिस दैट इम्पैक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल ऑब्वियसली। इसके ऊपर जाहिर है कि वो, आई अंडरस्टैंड आप पब्लिक सेक्टर में रहे हैं, तो पब्लिक सेक्टर में ना अनफॉर्चुनेटली बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब होती है, क्योंकि
आप चाहे जो भी कर लें, जितना भी अच्छा कर लें, देयर विल ऑलवेज बी समवन टेलिंग यू दैट यू कैन डू बेटर। तो इट्स अ टफ जॉब। वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम, वो जॉब की नेचर ही बड़ी टफ है। बट आई डोंट वांट दिस टू रिफ्लेक्ट ऑन यू पर्सनली, बट आपको 2050 का पाकिस्तान कैसा दिखता है? आपको क्या लगता है कि उस टाइम के पाकिस्तान में क्या हो रहा होगा? लोग कैसे होंगे? इकोनॉमी कैसे होगी? जो आजकल के सारे मसाइल हैं, वो किस तरह से पोटेंशियली आयरन आउट होंगे, नहीं होंगे? क्या आपको आने वाले वक्त में होता हुआ नज़र आता है? देखें, इस सवाल का जवाब मैं कभी वो नहीं कहूँगा कि अगर ये हो जाए ये हो जाए, क्योंकि हम ही हैं जिन्होंने अगर मगर करना है। ठीक है, डायनासोर कभी दुनिया का सबसे बड़े मखलूक समझी जाती थी दुनिया में, लैंड पे। चेंजिंग एनवायरनमेंट ने उनको उन्होंने अपने आप को एडजस्ट नहीं किया। यू कैन फाइंड देम इन फॉसिल टुडे। ऐसे ही ज़राफ़ा पहले भी थे, इस तरह के नहीं थे, डिफरेंट हो गए क्योंकि जब फूड की नहीं मिलना शुरू हुआ, पौधे कम होने शुरू हुए, ड्राउट वगैरह हुआ, तो जो ज़राफ़ा ने एडजस्ट करने की कोशिश की, गर्दन खींच के ऊपर पहुंच के अपना खाने का, आज भी दुनिया में मिलते हैं। ये हमारी चॉइस होगी, जो आने वाली नस्लें उनकी चॉइस होगी कि दुनिया में मौजूद रहना चाहते हैं कि फासिल में मिलना चाहते हैं। बीइंग ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, आई ऑलवेज से फ्यूचर इज़ ब्राइट। आइए मिल के कौम बन के आपस में काम करें, सब कुछ है अल्लाह ताला ने दिया है पाकिस्तान। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान प्रॉस्परस कंट्री में ना हो। कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान के लोग वो डिज़र्व जो करते हैं उनको ना मिले, जो दुनिया की बेस्ट कंट्रीज़ को अवेलेबल है, रिसोर्स पर कैपिटा इनकम, लाइवलीहुड अच्छी, पीस। क्यों नहीं हो सकता? सब कुछ पॉसिबल है अगर हम चाहें। ये मुझे अगर मजबूरन में कहना पड़ा, क्योंकि कोई फरिश्ते नहीं आएंगे, कोई ऊपर से मनोसलवा नहीं आना। खुद मेहनत करेंगे, मिल के काम करेंगे, इस कौम को आगे लेके चलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हमारे लीडरों को हिदायत दे, हमारे उस्ताद और इमाम को हिदायत दे। तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान 2050 या 2047 में भी बहुत बेहतर हो। डू यू थिंक आजकल जो जैसा आप पाकिस्तान को देख रहे हैं, आपको लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं हर किस्म के, माशरे के, गवर्नेंस के, यूथ के, उस अगर यही हालात ऐसे ही चलते रहे, बेसिक होता है ना, एक आप सिमुलेशन रन करते हैं, उसके अंदर कुछ आप विदाउट एनी एक्सटर्नल वेरिएबल्स, हाँ, कंस्ट्रेंट नहीं डालें बस। कोई कंस्ट्रेंट डाले बगैर, तो आपको लगता है कि वी आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स, ये तीन ऑप्शन है ना, पॉजिटिव की तरफ ग्रो करेंगे, ऐसे ही रहेंगे, चलता रहेगा, ठीक है, चल रहा है, पहले भी चलता रहा है, आगे भी चलता रहेगा, या वर्सन ऑफ होंगे एज अ सोसाइटी? देखें, अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, और अल्लाह भी कहता है कुछ खुद मेहनत करो, मैं सारी चीज़ें मेरे ते ना पाओ ना। तो बेसिकली हमने रिसेंट पास में भी देखा कि बड़े मुश्किल हालात से निकले और हमने बेहतरी की है। पाकिस्तान कौम इकट्ठी हुई है। आपको पता है कि चंद इवन पिछले साल, उससे पिछले साल हमारी यूथ भाग रही थी पाकिस्तान से कि डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं, अल्लाह माफ़ करे। क्यों भाई? जब कोई लीडरशिप इकट्ठी हुई, हमारी जितने भी इदारे हैं इकट्ठे होकर उन्होंने काम किया, तो हमने ठीक है, IMF की दरवाजे पे गए, घुटने टेके गए, हमारे सब कुछ हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सरवाइव किया और अब पॉजिटिव सिग्नल दुनिया दे रही है पाकिस्तान से। अगर इसी तरह चलें तो फिर थोड़ा सा इससे बेहतर होंगे, ऐसे तो नहीं रहेंगे, क्योंकि बेहतरी आ रही है। थोड़ी सी एफर्ट कर लें और डायरेक्शन ठीक कर लें, अपने आप को ठीक कर लें, अपनी ज़ात से निकल के पाकिस्तान के लिए और कौम के लिए काम करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम इंशाल्लाह फ्लरिश करें। तीसरी ऑप्शन मैं सोचता नहीं, क्योंकि मैं टीचर हूं, मैंने कौम को होप देनी। मेक सेंस। यहाँ पे मैं आपको कहता हूं, थैंक यू सो मच फॉर, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड शेयरिंग ऑल दैट इनसाइट। आई होप अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आई होप टू सी ग्रेट थिंग्स कमिंग फ्रॉम द HEC। अगर आपका टेन्योर यहीं तक है तो थैंक यू फॉर योर सर्विस। पब्लिक सेक्टर में जो भी काम करता है, स्पेशली टीचर्स, आपने बोला जो एकेडमिक्स और टीचिंग के शोबे से लोग हैं, तो उनका डेफिनेटली बनता है कि थैंक यू फॉर योर सर्विस, क्योंकि आई नो फॉर अ फैक्ट the payout is definitely higher elsewhere. The people are not in the public, people are not in the public sector, and also not in the education sector for the money. They're doing it for other reasons, and so there's a higher reason for that. Thank you for your service. Thank you, sir. Thank you for your time. And for all of you guys, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आई, अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा. Let me know in the comment section below. What do you think कि जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर जो AI का दौर आ रहा है, उसमें आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से इवॉल्व करना चाहिए है?
पाकिस्तान में आपको नंबर्स हमने बताए, आपको डॉक्टर साहब ने भी नंबर्स बताए, उन नंबर्स को रियलिस्टिकली मद्देनज़र रखते हुए, इमोशनली नहीं, ज़ाहिर है वो नंबर्स बेहतर हो सकते हैं, बट रियलिस्टिकली अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, हमारी अपनी रियलिटीज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए किस तरीके से अगर सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ आप जाएं, तो आपको क्या लगता है कि कैसे हम पाकिस्तान में एक्सेसिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, कैसे हम रेलेवेंस बढ़ा सकते हैं, अपना जो एकेडमिक पूरा सिस्टम है जिसमें 50 लाख बच्चा ग्रो कर रहा है, उसको जॉबों पे जाना है, उसको जो ग्लोबल इस वक्त रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है. I would love to know your opinions in the comment section below. But nonetheless, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You're watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.